चलो तो देखो, आगे बढ़ते हैं और बच्चों बात कर रहे हैं किसके बारे में? इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना। क्या होती है इम्यूनिटी? देखो ऑब्वियस सी बात है, अभी हम लोग बैठे हुए, आप लोग बैठे हुए हो, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ, आप लोग बैठे हुए हो आराम से। तो हमारे आसपास इतने सारे पैथोजेंस होते हैं, इतने सारे बैक्टीरियाज है ना। लेकिन क्या हर बैक्टीरिया हमें अफेक्ट कर रहा है? क्या हर बैक्टीरिया की वजह से हमें बीमारी हो रही है? पता पड़ा किसी ने छींक दिया तो क्या सबको जुकाम हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक इम्यूनिटी होती है, एक ऐसी चीज जो हमें आसानी से डिजीज कॉज नहीं होने देती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं ना। तो इम्यूनिटी को कौन मेंटेन करता है? हमारा इम्यून सिस्टम मेंटेन करता है। बोलो क्लियर है? तो अगर इम्यूनिटी को डिफाइन करें तो क्या होगा इम्यूनिटी? इट इज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट की जगह है ना, हम बॉडी लिख सकते हैं यार, है ना। होस्ट की जगह बॉडी लिखो ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। इट इज ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी। जिसने होस्ट लिख लिया है काटना मत, जिसने होस्ट लिख लिया है काटना मत। आप वहां पर और करके बॉडी लिख सकते हो, कि हम लोग नॉर्मली बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं? इट इज ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। किसके अगेंस्ट फाइट करने की? डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने की, या डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब कोई भी आपसे पूछता है इम्यूनिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? जैसे बोलते हैं ना, अरे देखो कितनी जल्दी इसको इन्फेक्शन हो जाता है, कितनी जल्दी ये बीमार हो जाता है, देखो हर दूसरे दिन बीमार हो जाती है, देखो हवा लगती है तो ये उसको बुखार आ जाता है लड़के को, है ना। तो वो क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम यानी इम्यूनिटी कम है उनकी बॉडी में, इम्यून सिस्टम कम है। इसलिए तो बोलते हैं हर वक्त हाथ मत धो जाके, हर वक्त सैनिटाइजर यूज मत करो, है ना। नॉर्मली लोग क्या करते हैं? कुछ भी किया, हाथ खाना खाने से पहले हाथ धो रहे, अच्छी बात है। खाना खाने के बाद हाथ धो रहे, उसके बाद कहीं पे कुछ चीज टच कर दी तो हाथ धो रहे, तो ये बीमारी हो जाती है फिर, कि बार बार मतलब। और इससे होगा क्या? आपकी इम्यूनिटी खराब हो जाएगी। आरओ का पानी पी रहे हैं, मिनरल्स नहीं मिल रहे, आयंस नहीं मिल रहे। आरओ क्या करता है? आरओ का जो पानी उसमें आयंस कम है, आयंस कम होने की वजह से क्या हो रहा है? हमारी बॉडी को आयंस नहीं मिल रहे, यानी मिनरल्स नहीं मिल रहे। वो आयंस क्या है? वो मिनरल्स ही तो है। और मिनरल्स नहीं मिल रहे तो इम्यूनिटी नहीं मिल रही। फिर डॉक्टर से बोल रहा है, डॉक्टर से बोल रहे हैं अजी हमारे अंदर मिनरल की कमी है। डॉक्टर बोलेगा गोली खाओ मिनरल की, आयरन की गोली खाओ, कैल्शियम की। अरे क्या जरूरत है? नल का पानी पी लो यार, हैंडपंप इतने लगे रहते हैं, उनका पानी पी लो, समर का पानी पी लो, है ना। तो नहीं पीना चाहिए, ठीक है। और ऐसे फिर इसलिए, और इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो महीने में 1000 गोलगप्पे खा लिया करो, कि हाँ भैया लाओ जरा, है ना। तो वहां से भी और अच्छी इम्यूनिटी हो जाएगी, है ना। तो वहां से अपन लोग कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी है क्या? देखो, तो आज तुम लोग के लिए गोलगप्पे मंगाऊंगा, ठीक है। चलो, तो इम्यूनिटी होती क्या है? किसी भी बॉडी की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो पैथोजिन, का मतलब क्या होता था? वो और की माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें इन्फेक्ट करे, तो पैथोजिन को क्या कर सके? रोक सके, या पैथोजिन के इफेक्ट को कम कर सके, उसको क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम। कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम मतलब इम्यून सिस्टम के हिसाब से, इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग। समझ आया? अब इम्यूनिटी दो तरह की होती है बेटा, एक तो होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होती है? ये वो इम्यूनिटी होती है जो पैदा होने के साथ आपके साथ आती है। जब आप पैदा होते हो तो वो इम्यूनिटीज क्या है? बचपन से आपके साथ है। वो कैसी इम्यूनिटी है? इन्नेट इम्यूनिटी है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो आपके पैदा होने के बाद आप एक्वायर कर रहे हो, है ना। दैट मीन्स आप कैसे एनवायरमेंट में रह रहे हो, वहां से आपके अंदर कैसी कैसे चेंजेस आ रहे हैं, आप किस किस डिजीज के लिए रेजिस्टेंट हो। बहुत लोग होते हैं जिनको थोड़ी ठंडी हवा लग जाए या थोड़ा सा कुछ हो जाए उनको जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है। बहुत होते हैं तो सुबह शाम तक घूम रहे हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना। ठीक है, तो उन्होंने वो चीज एक्वायर की है। एक्वायर की मतलब उसको गेन किया है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? देखो, इन्नेट इम्यूनिटी एक नेटल, इट इज नेटल, दैट इज प्रेजेंट बाय बर्थ, बर्थ से प्रेजेंट है। लेकिन एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल में ही आप इसको एक्वायर करते हो। दूसरी चीज,
नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी होती है, जबकि ये क्या होती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। देखो ये कैसी इम्यूनिटी है, स्पेसिफिक। याद रखना ये पूछा जाएगा कि कौन सी स्पेसिफिक होती है, कौन सी नॉन स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक कौन होती है, एक्वायर्ड होती है। नॉन स्पेसिफिक कौन होती है, इनेट होती है। अब क्या मतलब है स्पेसिफिक का और नॉन स्पेसिफिक का? देखो स्पेसिफिक का मतलब है बॉडी को पता है इस तरह का पैथोजन आ रहा है तो उसको कैसे मारना है ना। दैट मीन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है, सबको पता है दूर से दुश्मन आ रहा है तो उसको तीरों से मारो, भाले से मारो। दूर से अगर दुश्मन दूर है तो क्या उसको से तलवार फेंक के मारोगे, तीर से ही तो मारोगे। अब पता पड़ा दुश्मन पास में है, अब उसको तीर से मार रहे हो, वो बराबर में तलवार ले खड़ा है, तुम कह रहे हो तीर से मारो, वो गर्दन उड़ा देगा तुम्हारी। समझ पा रहे हो? तो एक्वायर्ड में क्या है, यहाँ पे स्पेसिफिक इम्यूनिटी में क्या होता है, हर सेल को पता है इस तरह का पैथोजन आएगा तो उसको कैसे मारना है। लेकिन नॉन स्पेसिफिक में क्या है, भाई कैसा भी पैथोजन आए जाओ और मारो, भेज दिया सेलों को जाओ मारते रहो, पता ही नहीं है कैसे मारना है, बस मारना है ना। कि पता पड़ा सेना कोई तैयार थी नहीं, बस हाथ में भाला दे दिया, दुश्मन आ रहा है जाओ मारो, दुश्मन वहां से गोलियां चला रहा है, ये भाला लेके भाग रहे हैं, मारना है ना। वो बम फेंक फेंक के मार रहा है, ये भाला लेके भाग रहे हैं, मारना है। तो ये कौन सी है, ये इन्नेट है। यानी कोई भी कैसा भी पैथोजन हो मारने का तरीका सेम है, भाला लो घोप दो। लेकिन यहाँ पे क्या है, पैथोजन के हिसाब से, अच्छा ऐसा वाला है ये भाले से मरेगा, ये तीर से मरेगा, इसकी गर्दन काटेंगे तलवार से, इसको चाकू मार देंगे। तो ये कौन सा है, ये एक्वायर्ड। बोलो समझ आया? अब इन्नेट इम्यूनिटी के लिए हमारे 4 बैरियर्स होते हैं। सबसे पहला बैरियर कौन सा है, फिजिकल बैरियर। फिजिकल, यार कोई भी इंसान पैदा होता है उसकी स्किन तो होती है, तो सबसे पहला बैरियर कौन सा है, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर कहाँ होता है, आउटसाइड द बॉडी भी होता है, इनसाइड द बॉडी भी होता है। वो स्टार्टिंग का सबसे पहला बैरियर है। जैसे आपकी स्किन, स्किन कैसा है, फिजिकल बैरियर है। अगर स्किन नहीं होगी तो कोई भी पैथोजन सीधे कहां घुस जाएगा, आपकी सेल्स में घुस जाएगा। तो स्किन क्या कर रही है, उसको रोक रही है। दूसरा, आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं, या हम लोग बातें कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी चीज एकदम से मुंह के अंदर आ गई या मुंह में चली गई तो क्या होगा, यहाँ पर म्यूकस है ना, गले में यहाँ पर म्यूकस है, वो म्यूकस क्या करेगा, उसको रोक लेगा। नाक, नाक के अंदर म्यूकस है ना, तो क्या हो रहा है, धूल मिट्टी जा रही है, झाड़ू लगाते हैं तो क्या होता है, धूल मिट्टी जा रही है, आप सड़क पे जा रहे हो, मिट्टी जा रही है, तो नाक के अंदर जो म्यूकस है वो क्या करता है, उसको वहीं पे ट्रैप कर लेता है। ठीक है, सेम रेस्पिरेटरी, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी चीज जा रही है तो वहां पे भी म्यूकस है, वो उसको रोक रहा है ना। तो देखो क्या लिखा है फिजिकल बैरियर के एग्जांपल, स्किन, म्यूकस लाइनिंग ऑफ डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरोजेनाइटल सिस्टम या ट्रैक्ट, पता चल रहा है। तो यहां पर म्यूकस की लाइन और स्किन, तो स्किन और म्यूकस लाइनिंग जो है ये किसके एग्जांपल है, फिजिकल बैरियर। सेकंड आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है, फिजिकल बैरियर इसको हम टच कर पा रहे हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन से, जो जैसे इंफेक्शन हुआ वो तुरंत अपीयर हो रहे हैं। जैसे कहीं पे जा रहे थे, आंख में कुछ गिर गया, फट से आंसू आने लग जाएंगे, टीयर्स, क्या करेगा, फट से आंखों को करेगा। कुछ ऐसा खा लिया जो हेल्दी नहीं था, पेट में HCl का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यार एसिडिटी हो गई, है ना। छोले भटूरे मारे थे, 5 प्लेट खाई थी, 5 प्लेट, है ना। तो अब स्टमक क्या बोल रहा है, भाई मैं फिजियोलॉजिकली HCl को सिक्रीट कर रहा हूं कि यार तू तो ऐसे से 5-5 भटूरे खा गया, 5 प्लेट में तो 10 भटूरे, तू मार देगा यार ऐसे तो हम लोग, है ना। HCl हो गया। सलाइवा, सलाइवा भी क्या है, एक तरह का बैरियर है। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज, है ना, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। याद है, आप कोई भी खाना खाते हो उसका 30% डाइजेशन आपके माउथ में हो जाता है, पढ़ाऊंगा अभी, ये क्वेश्चन आता है कितना परसेंट होता है, कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज। टीयर्स में लाइसोजाइम, ये एंजाइम है, ये मार रहे हैं, पता चला। नेक्स्ट सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर जो है थर्ड बैरियर है, यानी अब इन्फेक्शन जो आपका पैथोजन था आपके फिजिकल बैरियर को पार कर गया और आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर को भी पार कर गया। तो पार करने के बाद वो पहुंचा सेल के पास। अब जैसे ही वो सेल के पास पहुंचा तो आया सेलुलर बैरियर, यानी रक्षक सेल आ गई। ये लिम्फोसाइट सेल से, कौन सी सेल से, लिम्फोसाइट सेल से। तो न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसाइट सेल,
PMNL भी लिखते हैं इसको, है ना, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट सेल्स, है ना। तो ये ल्यूकोसाइट सेल्स, मैंने लिम्फो बोल दिया ना, ये ल्यूकोसाइट सेल्स है बेटा, है ना। और इनका काम क्या होता है, ये फैगोसिटिक सेल्स है, यानी पैथोजन को खा जाती है। फैगोसाइटोसिस और भी कहां पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पढ़ा था, याद है। हाँ, तो ये क्या है, ये ल्यूकोसाइट्स जो सेल्स है, या ये इनका फैगोसिटिक नेचर होता है, ये करती है पैथोजन को खा जाती है। और इन्हीं में क्या होता है, नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल किलर सेल्स। ये वो सेल्स है जो साइटोटॉक्सिन को, यानी इन सेल को जैसे ही पता पड़ता है ना कि मेरी पड़ोस वाली सेल या कोई भी सेल इन्फेक्ट हो गई है, तो ये फटाफट से क्या करने लगते हैं, साइटोटॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, जो किसको किल करता है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को किल करता है, या फिर कैंसर कॉजिंग सेल्स को, या कैंसरेशियस सेल्स को। वो सेल जिनमें कैंसर हो गया उनको क्या करता है, उनको मारती है कौन, NK सेल। याद रखना, NK सेल सेलुलर बैरियर है, साइटोकाइन बैरियर नहीं है। ज्यादातर लोग NK सेल में साइटोकाइन बैरियर समझ लेते हैं, है ना। तो कैसी बैरियर है, सेलुलर बैरियर। नेक्स्ट है साइटोकाइन बैरियर। अब साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट इंट्रासेलुलर मैसेंजर सिक्रीट होते हैं। कौन से मैसेंजर सिक्रीट होंगे, हाँ बोलो, लो मॉलिक्यूलर वेट इंट्रासेलुलर मैसेंजर, ठीक है। अब होता कैसे, मैं इसको यहां समझा दूं, आप नीचे बना लेना। होगा क्या, आपकी एक सेल थी, ये सेल इन्फेक्टेड सेल है, इन्फेक्टेड सेल है, ठीक है, इन्फेक्टेड सेल है। अब इसके पास एक हमारी नॉर्मल सेल थी, मनीषा इधर ध्यान होना चाहिए, इसके पास हमारी एक ऐसी सेल है, नॉर्मल सेल है। इसमें रिफ्लेक्शन दिखता रहता है तुम लोगों का, बोर्ड जो है तो चमक रहा है ना, इसमें तुम लोगों की शक्ल दिखती रहती है मुझे कौन क्या कर रहा है ना। हाँ, तो ये नॉर्मल सेल और ये इन्फेक्टेड सेल है। अब क्या होता है, जैसी सेल इन्फेक्ट होती है ना, वो क्या करती है, आसपास जितनी भी सेल्स हैं, आसपास जितनी भी नॉर्मल सेल्स हैं, आसपास जितनी भी नॉर्मल सेल्स हैं, उन सब सेल्स को मैसेज भेजती है, और मैसेज में एक प्रोटीन भेजती है, इंटरफेरॉन। क्या कर रही है, देखो एक प्रोटीन है ये, इंटरफेरॉन। तो इनके पास क्या ट्रांसफर करती है, इंटरफेरॉन को इनके पास ट्रांसफर करती है। इंटरफेरॉन क्या करेगा, इंटरफेरॉन दूसरी सेल के पास पहुंचता है, और दूसरी सेल के पास पहुंच करके दूसरी सेल को बताता है कि भाई फटाफट से एंटी वायरल सिक्रीट कर, है ना, फटाफट से एंटीवायरल को सिक्रीट कर, ताकि वायरस ने मुझे तो इन्फेक्ट कर दिया है, लेकिन यार तुझे भी इन्फेक्ट ना कर दे, तो कुछ ऐसा कर कमाल कि तू इन्फेक्टेड ना हो। और उसके लिए क्या होगा, ये सेल्स अपने अंदर इम्यूनिटी को बढ़ा देंगी, यानी या तो कोई लेयर बना देंगी अपने अंदर, है ना, कोई म्यूकस वगैरह की कोई लेयर बना देंगी, या तो अपने ऊपर या अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंज कर लेंगी, जिसकी वजह से ये वायरल इन्फेक्शन सेल को या कैंसर का इन्फेक्शन सेल को नहीं होगा। पता चला, तो हो क्या रहा है और कैसे बता रही है, एक दूसरे को इंटरफेरॉन को भेज करके। बोलो समझ आया। तो इस डायग्राम को कहां बनाना, इसके नीचे, है ना। तो एंटीवायरल सब्सटेंस लिख दूं, ऐसे लिख दूं, एंटीवायरल सब्सटेंस, ज्यादा इनको कोई क्या, एंटीवायरल सब्सटेंस को सिक्रीट करते हैं, विच प्रोटेक्ट्स नॉर्मल सेल्स, ठीक है। चलो बोलो क्लियर है, अरे बोलो हाँ यार। अच्छा देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी अभी रह गई है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी तो सुन लो थोड़ा सा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, देखो सुनो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता क्या है, वैक्सीनेशन देखा है, वैक्सीनेशन में क्या होता था, पहले मैंने आपको पहले ही बताया, जो मलेरिया नहीं यार सॉरी, जो पोलियो है, जो पोलियो का वायरस है, उसको हीट किल्ड करते थे, उसको मार देते थे, और मारने के बाद आपकी बॉडी में डालते थे। तो मारने के बाद होता क्या था, जैसे ही वो मरा हुआ वायरस आपकी बॉडी में आया, अब वो मरा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता, तो हमारी सेल्स क्या जाती थी, बी सेल जाती थी। कौन सेल जाती थी, बी लिम्फोसाइट सेल्स। याद रखना नाम, अभी पढ़ेंगे, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट सब पढ़ेंगे। तो बी लिम्फोसाइट कहां से रिलीज होती है, बोन मैरो से।
इसलिए उनका नाम है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब बी लिम्फोसाइट्स क्या करती थी, बी लिम्फोसाइट्स उनको मारने आती थी, तो आधी बी लिम्फोसाइट ने उसको मारा। जैसे तुम्हें कोई दुश्मन आया तुम्हारे पास, तो आधे लोगों ने उसे मारा, बाकी आधी बी लिम्फोसाइट कैमरा लेके बैठी हुई है, रिकॉर्डिंग कर रही है, मेमोरी बना रही है, मेमोरी बना रही है, कैसे मारा, वो मारने का तरीका सेव कर लिया, मोबाइल में कैमरे में सेव कर लिया। अब अगर दोबारा से वही पैथोजन आया, तो वो जो आधी बी लिम्फोसाइट थी जिन्होंने मारने का तरीका सीख लिया है, वो क्या करेंगी, वो बोलेंगे अच्छा, चेक करेंगी मेमोरी में, अच्छा ये वाला पैथोजन है, 600 लोगों ने मारा था, 1 घंटे में मारा था, इस तरह से मारा था, जाओ 10,000 लोग जाओ, जाओ 10,000 बी लिम्फोसाइट जाओ, 2 मिनट मारे खत्म करो, भगाओ इसको। 10,000 लिम्फोसाइट गए, बी लिम्फोसाइट, वो जाके उसको मार के आ गए, तो मेमोरी बन गई ना, समझ पा रहे हो? तो उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स को। बोलो यहां तक क्लियर है? चलो यहां तक नोट करो जरा। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी अभी हमने देखा था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनिटी होती है, जिसको हम लोग बर्थ के बाद अपने पूरे लाइफ स्पेन में क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं ना। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, मेमोरी सेल्स का। दैट मीन्स होता क्या है, अभी बताया था, दोबारा बताता हूं। हाफ बी सेल्स क्या होंगी, एनकाउंटर करेंगी जाके पैथोजन का, और बची हुई हाफ बी सेल क्या करेंगी, बैठ के उसको शूट करेंगी, रिकॉर्ड करेंगी और उसकी मेमोरी को बना लेंगी। ठीक है, अब सुनो, जब हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हम दो तरह की सेल्स को पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एक होता है बी लिम्फोसाइट सेल्स एंड सेकंड वन इज टी लिम्फोसाइट सेल्स। बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में हो रहा है, बी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में हो रहा है, लेकिन साथ साथ मैच्योरेशन भी कहां पे हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। यानी दोनों चीजें क्या हो रही है, बोन मैरो में हो रही है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया बी लिम्फोसाइट्स। बोलो यहां तक क्लियर है? देखो सुनो, हर सेल का फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है, क्लियर है? अब टी लिम्फोसाइट जो है, जो इसके बाद अभी पढ़ेंगे, टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन भी बोन मैरो में ही होता है, लेकिन वो चली जाती है किसके पास, थाइमस के पास। क्या होता है थाइमस, यहाँ पे ब्रेस्ट बोन के पीछे जगह, यहाँ होता है ना, ब्रेन में नहीं होता है ना, थाइमस, हाइपोथैलेमस नहीं कह रहा हूं, थाइमस ग्लैंड है ना, हाँ ठीक है, तो यहां पर होगा है ना, ठीक है, अभी देखेंगे उसको। तो थाइमस में हाँ वही होता है, बता रहा हूं, उसको डिटेल में भी देखेंगे। तो जो थाइमस होता है, होता क्या है, टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन क्या होगा, बोन मैरो में, लेकिन वो मैच्योर कहां पे होती जाती होती है, थाइमस में, इसलिए उनका क्या नाम हो जाता है, टी लिम्फोसाइट्स। क्लियर है? अब देखो बी लिम्फोसाइट्स के बारे में ये तो पता चल गया, फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन इन बोन मैरो। अब बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन। बी लिम्फोसाइट का क्या काम है, एक प्रोटीन की आर्मी बना रहा है, जो इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इन अवर ब्लड। इसका मतलब बी लिम्फोसाइट्स कहां बन रही है, ब्लड में बन रही है। कहां बन रही है, ब्लड में बन रही है, या बॉडी फ्लूइड में बन रही है। नॉर्मली हम ब्लड की बात करते हैं ना। तो बी लिम्फोसाइट क्या करती है, एक प्रोटीन की आर्मी का फॉर्मेशन करती है जब भी पैथोजन आता है उसको मारने के लिए। आधी आर्मी क्या करेगी, मेमोरी बनाएगी, और आधी आर्मी क्या करेगी, उसको मारेगी, है ना, इन अवर ब्लड टू फाइट विद देम। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एंटीबॉडीज। दैट मीन्स ये जो देखो एंटीबॉडी का डायग्राम है, तो जो एंटीबॉडी जो होती है ना, ये क्या है, ये प्रोटीन्स। ठीक है, किसने बनाई एंटीबॉडी, बी लिम्फोसाइट ने, याद रखना। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाती, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट्स बनाती है, याद रखना, ये पूछा रहेगा। नेक्स्ट देखो, एंटीबॉडीज आर ऑल्सो नोन एज आईजी। एंटीबॉडीज को आप आईजी से भी डिनोट करते हो। आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबिन्स, है ना, या इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो किसका फुल फॉर्म है, आईजी का फुल फॉर्म है। ये क्या है, ये एंटीबॉडीज है। ठीक है, अब ये 4 एंटीबॉडी आप देखते हो, आईजीए, आईजीई, आईजीएम, आईजीजी। आईजीई एलर्जी के लिए यूज होती है। मदर के मिल्क में कौन सी होती है, कोलेस्ट्रम में, आईजीजी लग रहा है मुझे, आईजीए, आईजीए, ठीक है। तो मदर के ब्लड में क्या हो गई, आईजीए,
और एलर्जी के लिए कौन सी होती है, IgE। तो ऐसे अलग अलग एंटीबॉडीज अलग अलग चीजों के लिए, दैट मीन्स अलग अलग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज होती है। क्लियर है? चलो देखो, बी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी ऑल्सो नोन एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, वो इम्यूनिटी जो फ्लूइड से, वो जो फ्लूइड में बन रही है, वो क्या होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ये ब्लड में बन रही है ना, तो आज के बाद याद रखना, बी लिम्फोसाइट की इम्यूनिटी को एग्जामिनर ह्यूमोरल इम्यूनिटी बी लिख के दे देगा और तुम सोचते रह जाओगे। तो अपने को ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मदर मिल्क में क्या था, IgA, ठीक है। चलो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एंटीबॉडी में 2 चेन होती है, मतलब 2 लाइट चेन होती है और 2 हैवी चेन होती है ना। तो इट मींस टोटल कितनी चेन है, 4 चेन है। देखो ये वाली छोटी चेन जो है ये लाइट चेन है, और जो बड़ी चेन है ये कौन सी है, हैवी चेन से। बोलो क्लियर हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है। सुनो, एंटीबॉडी जो होती है वो आपस में जुड़ी हुई है, ये जो एंटीबॉडी की चेन से वो आपस में जुड़ी हुई है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है ना, डाइसल्फाइड ब्रिज बन रहा है। तो एंटीबॉडी में कौन सा ब्रिज होता है, डाइसल्फाइड ब्रिज। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। एंटीबॉडी में यहां पर एक साइट है, इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। क्या बोलते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटीजन का फुल फॉर्म होता है एंटीबॉडी जनरेटिंग साइट। एंटीजन का फुल फॉर्म क्या है, एन यानी एंटीबॉडी, जिन मतलब जनरेटिंग, तो एंटी मतलब एंटीबॉडी और जिन मतलब जनरेटिंग साइट। दैट मींस ये वो साइट है जब आपका कोई भी पैरासाइट आएगा, जैसे मैंने बोला कि सपोज दैट आपका कोई भी पैरासाइट यानी पैथोजन आया, पैथोजन को हमने बोला एंटीजन। देखो ये रहा पैथोजन, ये क्या है, ये पैथोजन है, पैथोजन है ना, या आप इसको एंटीजन बोल सकते हो। एंटीजन, पैथोजन ही एंटीजन है ना, जो आपकी बॉडी में आ रहा है। अब एंटीजन जैसे इससे आगे बाइंड होगा ना, फटाफट से एंटीबॉडी को पता पड़ जाएगा, अरे दुश्मन आ गया, और वो सबको सिग्नल देगी, सबको बोलेगी मारो इसको मारो, और यहाँ पर क्या होगा, एंटीबॉडी जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बोलो पता चला। तो यही क्या है आपका बी लिम्फोसाइट सेल्स का काम है। तो अब इससे याद रखना, बी लिम्फोसाइट की इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। बी लिम्फोसाइट सेल्स जो है वही सिर्फ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। बी लिम्फोसाइट्स जो है वो 2 तरह की सेल बनाएंगी, एक मेमोरी सेल एंड दूसरी किलर सेल जो मार रही है। क्लियर है? तो मेमोरी भी कौन सी सेल बना रही है, बी लिम्फोसाइट सेल बना रही है। बोलो क्लियर है? चलो फटाफट से नोट करो। चलो देखो बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, टी लिम्फोसाइट सेल्स के बारे में। तो देखो बच्चों, टी लिम्फोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन कहां पे होता है, बोन मैरो में, लेकिन मैच्योरेशन कहां पे होता है, थाइमस ग्लैंड के अंदर। क्लियर है? थाइमस ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट है, हार्ट के पास होता है, ठीक है, एकदम यहाँ पे सेंटर में जगह, ब्रेस्ट बोन के पीछे। क्लियर है? अब थाइमस में इनका मैच्योरेशन हो रहा है, टी से थाइमस, इसलिए इनको टी लिम्फोसाइट बोला गया। जबकि बी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन क्या होता, बोन मैरो में, इसलिए उसको बी लिम्फोसाइट्स बोला गया, है ना। अब देखो क्या बोला गया, टी लिम्फोसाइट्स themselves do not secrete antibodies। टी लिम्फोसाइट सेल्स एंटीबॉडी नहीं बनाती हैं, लेकिन ये बी सेल्स की हेल्प करती हैं, किसमें, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में। बोलो समझ आया? तो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन तो कौन करती है, बी सेल्स करती है। समझ आ रहा है? टी सेल्स बस क्या करेंगी, उसकी हेल्प करेंगी। कैसे हेल्प करेंगी, जाके उसके कान में बता देंगी एंटीबॉडी बना ले, आ गया पैथोजन। समझ रहे हो? तो बस यही काम है, इंफॉर्मेशन दे रही है, क्या चल 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 एंटीबॉडी बना, जल्दी बना, आ रहा है पैथोजन आ रहा है, मैंने देख लिया है, मारने में हेल्प करने लगा दी है ना। देखो, इट इज अ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का क्या मतलब है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ आया? तो याद रखना, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कौन बना रहा है, टी लिम्फोसाइट सेल्स ही बनाती है ना। कौन बना रहा है, टी लिम्फोसाइट्स की वजह से इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है? चलो शाबाश। अब देखो, टी लिम्फोसाइट्स 3 तरह की हैं। सबसे पहली आपकी हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स या हेल्पर टी सेल्स। इन्हीं का क्या काम है, दे स्टिमुलेट बी सेल्स फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। यानी हेल्पर टी सेल ही क्या कर रही है, जाके बी सेल के कान में बोल के आ रही है, भाई पैथोजन आ गया, एंटीबॉडी बना ले, एंटीबॉडी बना ले।
और बी सेल क्या कर रही है, चलो भैया पैथोजन आ गया, एंटीबॉडी बनाओ, और बी सेल ने क्या किया, एंटीबॉडी बनाई। साथ साथ और क्या करता है, देखो टी लिम्फोसाइट के पास टीसी या टीके सेल्स भी है, यानी साइटोटॉक्सिन सेल या किलर टी सेल। जब तक ये जाकर के बी लिम्फोसाइट्स को बता रही है, ऐसा हुआ ना, आधी सेल को क्या बोला, जाओ जाओ जाकर बी लिम्फोसाइट को बोलो एंटीबॉडी बना रहे, और एक काम करो जो हमारी बाकी सेल्स है ना उनको जाके बताओ कि तुम अपना साइटोटॉक्सिन रिलीज करो और तुम सेल को मारना स्टार्ट करो। जब तक महाराज को पता चलेगा, पूरी सेना आएगी, बैकअप आएगा, तब तक जो 15-20 है यार तुम जाके लड़ लो ना, एक को भेज दिया जाए, इन्फॉर्म कर, वो 15-20 कुछ तो मोर्चा संभाले, बैकअप आ रहा है बी लिम्फोसाइट सेल्स, है ना, और वो किसको बताती है, टीसी या टीके सेल्स को, है ना, और वो अपना काम करने लग जाती है। और टीसी या टीके सेल क्या करती है, ये साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, और साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करने के बाद जो कैंसरस सेल्स हैं उनको मार रही है, या जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको भी मार रहे हैं। बोलो समझ आया। थर्ड वन, मेमोरी टी सेल। अब एक तो बी सेल मेमोरी बना रही थी, और अब यहां पे टी सेल भी मेमोरी बना रही है। दोनों की मेमोरी अलग है, दोनों की मेमोरी अलग है। बी सेल की जो मेमोरी है वो पैथोजन के रिस्पेक्ट में बन रही है। किसके रिस्पेक्ट में, पैथोजन के। जैसा पैथोजन आ रहा है उसकी मेमोरी बना ली, रिकॉर्ड कर लिया इसको कैसे मारना है। लेकिन ये पैथोजन के रिस्पेक्ट में नहीं बना रहे, इन्होंने अपनी सेल के रिस्पेक्ट में इम्यूनिटी बनाई हुई है। ये मेरा है, ये ऐसी सेल्स है, ये मेरी सेल्स है, मैं इनको जानती हूं, पता पड़ा, हाँ मैं इनको जानती हूं, इनको मारना नहीं है, ये तो अपने हैं, है ना, हाँ ठीक है, ये काम कर रहे हैं। अब होगा क्या, एक इंसान था, बेचारी की किडनी फेल हो गई, उसमें किडनी ट्रांसप्लांट कराया गया। जब किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, या आप हम बोल सकते हैं ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन, यानी एक टर्म होती है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन या फिर ग्राफ्ट, ऑर्गन को ही ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं, है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन। जब भी ऑर्गन या ग्राफ्ट को आप ट्रांसप्लांट कराते हो, सबसे पहले आप चेक करते हो ब्लड ग्रुप को, सेम ग्रुप ब्लड ग्रुप होना चाहिए। फिर टिश्यू मैचिंग होती है, इससे क्या बोलते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है भाई, अपने फैमिली में से किसी से किडनी ले लो, बाहर से मत लो, है ना। उसके बाद भी काफी दिक्कतें आती हैं, तो अब ये अपनी सेल को पहचानती थी, बोली भाई तू मेरी है। अब पता पड़ा किडनी आई दूसरे इंसान की, ये फट से पहचान गई, यार दूसरे की है, मारो मारो, टीसी टीके सिक्रीट करो, बी सेल्स को, बी लिम्फोसाइट को जाके बोलो मारो इसको, और वो क्या कर देंगी, उसको किडनी को मार देंगी, ऑर्गन को खत्म कर देंगी। ऑर्गन खत्म हो गया, ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया, इंसान मर गया। इस वजह से जिस भी पर्सन में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उसको पूरी लाइफ टाइम इम्यूनो सप्रेसर्स मेडिसिन खानी पड़ती है, जिसकी वजह से ऑर्गन ट्रांसप्लांट होने के बाद अब वो इम्यूनोलॉजिकली वीक हो जाता है, ज्यादा जल्दी बीमार पड़ता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाला इंसान, और पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ती है। और डॉक्टर बोलता है अगर दवाई नहीं खाई तो कुड़क जाएगा और कोई नहीं मारेगा, तेरी सेल तुझे मार देंगी, है ना। तो वो कौन सी सेल है, वो टी सेल्स है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में बड़ा रोल किसका है, टी सेल्स का है। तो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी टी सेल्स क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है किसको, ऑफ ग्राफ्ट। किसका रिजेक्शन हो जाता है बच्चों, ग्राफ्ट का रिजेक्शन हो जाता है। कौन करती है, मेमोरी टी सेल्स करती है। दैट मींस मेमोरी टी सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अपनी इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, टी सेल्स यानी टी लिम्फोसाइट्स। बोलो पता चला, पक्का, इसको नोट करो, देन फिर पढ़ते हैं एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, कर लो नोट। चलो तो देखो बात कर रहे हैं किसके बारे में, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, कि क्या होती है एक्टिव इम्यूनिटी और क्या होती है पैसिव इम्यूनिटी। देखो नाम ही बता रहा है कि एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब जो एक्टिवेट हो रही है, यानी जो बन रही है। जैसे आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आया, तो कोई पैथोजन आया तो आप क्या करेंगी, आपकी बी सेल्स क्या करेंगी, उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएंगी। समझ पा रहे हो, तो कैसी इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी है। तो देखो क्या लिखा है, व्हेन अ बॉडी इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन। एंटीजन का मतलब समझ गए थे ना, कोई भी जो पैथोजन है वो एंटीजन है, एक्सपोज्ड मतलब उसके कांटेक्ट में आना, है ना। तो व्हेन अ बॉडी इज एक्सपोज्ड टू यानी किसी एंटीजन के कांटेक्ट में आ गई कोई बॉडी, है ना, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड। अब एंटीजन जिंदा भी हो सकता है, मरा हुआ भी हो सकता है,
एंटीजन का प्रोटीन भी हो सकता है ना। तो लिविंग और डेड माइक्रोब और अदर प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन अवर बॉडी, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडी बनने लग जाती है। क्लियर है। सेकंड क्या लिखा है, इट इज स्लो, ये बहुत स्लो प्रोसेस है यार, तुरंत के तुरंत नहीं होता है ना। पता पड़ा आपने सांप ने आपको काट लिया, तो सांप को जैसे ही सांप ने आपको काटा आप क्या बोलोगे, अरे कोई बात नहीं एंटीबॉडी बन जाएगी। जब तक एंटीबॉडी बनेगी जब तक तो तुम सुलट जाओगे, मर जाएगा ना इंसान। समझ पा रहे हो। तो ये स्लो है, टाइम लेती है, ऐसा नहीं तुरंत काम होता है। तो स्लो एंड टेक टाइम टू गिव फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स, अपने रिस्पॉन्स को पूरा का पूरा देने के लिए ये टाइम लेती है, तुरंत के तुरंत काम नहीं होता है। ठीक है। अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है, एक तो होता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, जैसे आप लोगों को स्मॉल पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, हर इंसान को एक बार होता है जीवन में। जिसको एक बार स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स हो गया उसको दोबारा नहीं होता, उसको दोबारा नहीं होता। क्यों, एक बार होने की वजह से। अब ऐसा तो नहीं था कि कोई आपके पास आया और आपको चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन लगा गया, ऐसा तो नहीं था, अपने आप आपके पास आया। तो आपकी बॉडी ने अपने आप क्या किया, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की इम्यूनिटी बनाई, और अब ऐसा हो गया है कि आपकी इम्यूनिटी बन गई। अब दोबारा से जब चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स का बैक्टीरिया या वायरस आपके अंदर आएगा यानी पैथोजन आएगा, तो अब आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो नेचुरल का मतलब नेचुरली हमारी बॉडी में बन रही है। ठीक है। सेकेंड इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, जैसे हमें पता है कि बहुत सी ऐसी डिजीज है जिनका फिर क्योर नहीं है, जैसे पोलियो। अगर किसी को एक बार पोलियो हो गया अब वो ठीक नहीं हो सकता, अब वो सारी जिंदगी भर उसको पोलियो की डिजीज रहेगी रहेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पोलियो का वायरस लेते हैं, उसको हीट किल्ड करते हैं, मार करके उसकी क्या बनाते हैं, वैक्सीन बना देते हैं, और उस वैक्सीन को फिर पीसीआर की हेल्प से बहुत सारी वैक्सीन बना के, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बहुत सारी वैक्सीन बना के लोगों में बांट देते हैं। तो ये कैसा है, ये आर्टिफिशियल है, ये हमने वैक्सीन बनाई है। तो वैक्सीन किसका एग्जाम्पल है, एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है वैक्सीन, लेकिन आर्टिफिशियल एक्टिव का है। क्लियर है, समझ पा रहे हो। अरे बोलो। पैसिव की अगर बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है रेडीमेड बनी हुई है, पहले से वो इम्यूनिटी बनी हुई है। जैसे आईजीजी इम्यूनिटी जो है वो मदर से फीटस में आती है, पहले से बनी हुई है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही, यानी आपकी बॉडी में आईजीजी पहले से प्रेजेंट है। मदर का मिल्क, येलो मिल्क, कोलेस्ट्रम, उसके अंदर आईजी एंटीबॉडी है, वो पहले से बनी हुई है मदर के अंदर, वो बस आपके अंदर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। तो क्या लिखा हुआ है, रेडीमेड, यानी पहले से बनी हुई है, एंड डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, और डायरेक्टली बॉडी को दे दी जाती है फॉरेन एजेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए। बनाने का कोई टंटा ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है बनाने की, आपके पास ऑलरेडी वो मिल जाती है आपको, या डायरेक्टली मिल जाएगी आपको, है ना। इट इज यूज्ड, इट इज फास्ट, बहुत तेज काम करती है। जैसे आपको सांप ने काट लिया, किसी इंसान को सांप ने काट लिया, तो आप फट से क्या करोगे, एंटी वेनम दोगे, एंटी वेनम का इंजेक्शन दे दोगे, और वो फिर तुरंत के तुरंत ठीक हो जाएगा, आधे घंटे में वो ठीक हो जाएगा। तो बहुत जल्दी हुआ ना, है ना। और क्या लिखा है, लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन, ज्यादा देर तक नहीं रहती है ये। ऐसा नहीं है कि आपको सांप ने काटा, मैंने आपको एंटी वेनम डाल दिया आपकी बॉडी में, और अब आप एकदम नागराज बन गए हो, आओ सांप काटो अब कुछ नहीं होगा। एक आध घंटे वो रहेगा एंटी वेनम, जहर को खत्म कर देगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा आपकी बॉडी से। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में एंटी वेनम डाल दिया तो अब आप जिंदगी भर एंटी वेनम है, अब आपको सांप काट रहा है आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, विष कन्या बन के चले गए तुम, है ना। ऐसा नहीं होगा, समझ आ रहा है। हाँ, अब देखो, इट इज यूज्ड इन केस ऑफ डेडली माइक्रोब्स एंड स्नेक बाइट्स। और कोई बहुत खतरनाक सी कोई पैथोजन आ रहा है तो उसके केस में, क्योंकि खतरनाक है तो तुरंत मार देगा या नुकसान पहुंचा देगा, तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, पैसिव इम्यूनिटी को यूज करते हैं। अब पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरह की है, नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल। नेचुरल पैसिव क्या है, जो हमें नेचुरली मिली हो, जैसे आईजीजी मदर से मिल गई थी प्लेसेंटा के थ्रू, आईजीए मदर के मिल्क से मिल गई थी, नेचुरली मिली है, अलग से जाके लेनी नहीं पड़ी है ना, समझ आ रहा है। लेकिन
आर्टिफिशियल में क्या होगा, एंटी वेनम। अब एंटी वेनम तो हमें अलग से बनाना पड़ेगा ना, जहर का तोड़ तो अलग से बनाना पड़ेगा और फिर वो पेशेंट को देना पड़ेगा, तो वो अलग से बनाना, इसलिए वो क्या है, आर्टिफिशियल है। बोलो समझ आया? तो ये क्या है, आपकी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी है। बोलो क्लियर है? चलो जरा नोट करो। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं किसके बारे में, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो किसके बारे में बात करें, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग, है ना। देखो सबको पता है वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन में क्या होगा, हमें वैक्सीन लगती है, पोलियो की वैक्सीन लगती है। हम क्या करते हैं, हमारा एक पोलियो का छोटा सा वायरस है, एक पोलियो का वायरस है, हम क्या करते हैं, इस वायरस को बेचारे को ऐसे बना देते हैं ना, ऐसे थोड़ा सा डिजाइनिंग वाला वायरस है ना, ये पोलियो का वायरस है। हम क्या करते हैं, इस वायरस को मार देते हैं और इसको मारने के बाद फिर ह्यूमन बॉडी में डालते हैं, या इसको बहुत ज्यादा वीक कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, और कमजोर करने के बाद ह्यूमन बॉडी में डालते हैं। और अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है भैया, अब तो हम पीसीआर का यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, और वहां पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका वायरस है इसकी प्रोटीन कोड ले लेते हैं, और प्रोटीन कोड लेकर के उसका पीसीआर करा के, उसका एम्प्लीफिकेशन करा करके लार्ज अमाउंट में उसको प्रोड्यूस करके लोगों को दे देते हैं। अब होगा क्या, जब मरा हुआ वायरस या कमजोर वायरस आपकी बॉडी में जाएगा तो आपके इम्यून सिस्टम को पता पड़ेगा। जब आपके इम्यून सिस्टम को पता चलेगा तो इम्यून सिस्टम क्या करेगा, अपनी सेल्स को बोलेगा, बी सेल को, टी सेल को, जाओ फाइट करो। वो फाइट करेंगी। आधी बी सेल क्या कर रही है, बैठ के मेमोरी बना रही है, और बैठ के मेमोरी बनाने की वजह से क्या हो रहा है, जैसे ही वो कमजोर वायरस मर गया, एक मेमोरी पता बन गई कि इस वायरस को इस तरीके से मारा जाएगा। अब होगा क्या, जब रियल का वायरस आएगा तो जो मेमोरी बनी हुई है वैक्सीन की वजह से, वही क्या हो रही है, जाकर के वायरस को मार दे रही है, असली वाले वायरस को। तो वैक्सीनेशन में हुआ क्या, देखो, इन वैक्सीनेशन अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन। एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन का मतलब क्या है, कि जो पैथोजन यानी जो वायरस था या बैक्टीरिया था, उसके पास जो प्रोटीन कोड थी हमने वो यूज की, ठीक है। और इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन, इनएक्टिवेटेड का मतलब मरा हुआ पैथोजन, वीकेंड का मतलब कमजोर पैथोजन, आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, बॉडी के अंदर इनको डाला जाता है, यही बताया था अभी। इंपॉर्टेंट क्या है, वैक्सीनेशन जो है वो एक्टिवेट करती है इम्यून सिस्टम को। वैक्सीनेशन से इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट होता है, और उसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी और मेमोरी, बी एंड टी सेल्स दोनों आती हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब क्या था, जो फ्लूइड के थ्रू हो रही है, यानी बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू। तो इम्यूनिटी में, यानी वैक्सीनेशन जब करा रहे हो तो वैक्सीनेशन कराने पर बी सेल्स जो है, बी लिम्फोसाइट, वो भी वर्क कर रही है, साथ में टी लिम्फोसाइट्स भी वर्क कर रही है। समझ आ रहा है, शाबाश। नेक्स्ट देखो, इट इज ऑल्सो करेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। ऑब्वियस सी बात है, मेमोरी तो बन रही है, मेमोरी नहीं बनेगी तो वैक्सीन देने का फायदा क्या। आपने वैक्सीन दी, कमजोर वायरस दिया, अब अगर बॉडी में मेमोरी नहीं बनी तो उस वैक्सीन को, उस कमजोर वायरस को देने का फायदा क्या हुआ, मजाक थोड़ी चल रहा है ना। नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अभी आपको पता था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करते हैं, पीसीआर, याद है। उसके बाद देखो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को हम प्रोड्यूस करते हैं किससे, ईस्ट से। देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बना रहे थे किससे, बैक्टीरिया से या ईस्ट से, याद है। प्लाज्मिड को कट किया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसको बैक्टीरिया इकोलाई के अंदर डाला, इकोलाई बहुत सारा रिप्रोड्यूस हुई, बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन हुआ इकोलाई में, और फिजन की वजह से बहुत सारी इकोलाई बन गई, और अब सबसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, याद है। सेम ईस्ट से भी करते हैं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है, याद रखना, किससे प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, ईस्ट से प्रोड्यूस करते हैं। बोलो क्लियर है, कोई डाउट। चलो जरा नोट करो फटाफट। चलो देखो, बात कर रहे हैं किसके बारे में, एलर्जी के बारे में। क्या होती है एलर्जी, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम कुछ फॉरेन पार्टिकल के लिए एकदम क्विकली रिस्पॉन्स करता है। जैसे मानो आपने कुछ चीज खा ली, और कुछ चीज खाते ही एकदम से आपकी बॉडी पे रैशेस पड़ गए, एकदम से रैशेस वगैरह आने लग गए, दैट मीन्स हमें एलर्जी है। या ऐसा हुआ कि कोई स्मेल है, आपने कोई फूल सूंघ लिया, और वो फूल को सूंघते ही तुरंत आपको छींक आने लग गई,
तो तुरंत आपको छींक आने लगी, दैट मीन्स वो भी क्या है, एलर्जी है ना। अस्थमा पोलन ग्रेन से कॉज हो रहा है, अस्थमा एक एलर्जी है, अस्थमा समझते हैं ना, हाँ, तो अस्थमा क्या है, एक एलर्जी है। तो एलर्जी क्या है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल की वजह से आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्सग्रेटेड हो जाए, एक्साग्रेटेड हो जाए मतलब एकदम से रैपिडली एक्शन करने लगे। एक तो होता है कि हाँ यार देखो, इम्यून सिस्टम एकदम रैपिड एक्शन नहीं करता है, आपकी बॉडी में कुछ गया, इम्यून सिस्टम धीरे धीरे एक्शन कर रहा है। लेकिन एक्साग्रेटेड रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, एक्साग्रेटेड रिस्पॉन्स का मतलब है एकदम क्विकली और बहुत हाई इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं, देखो एक्साग्रेटेड रिस्पॉन्स का मतलब हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स, हाई इंटेंसिटी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो आपका इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी से एकदम से रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्साग्रेटेड रिस्पॉन्स बोलते हैं ना। बोलो क्लियर है, पता चला। चलो अब देखो क्या बोला गया, द एक्साग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन या एलर्जेंस। एलर्जेंस कौन होते हैं, जो एलर्जी कॉज कर रहे हैं उनको एलर्जेंस बोलते हैं। प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट आर कॉल्ड एलर्जी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एलर्जी बोल रहे हैं। सेकंड बोलो क्या लिखा है, द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट। माइट्स इन डस्ट का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डस्ट में होते हैं ना, उनको माइट्स बोलते हैं ना। तो डस्ट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, है ना। वो देखा है खांसी का ऐड, खांसी का ऐड देखा है, एक खांसी का ऐड आता था, उसमें दिखाते थे गले में हरा सा कीड़ा लटका हुआ है, याद आया, हाँ, तो वैसे होते हैं माइट्स, ठीक है। तो माइट्स हो गए, पोलन ग्रेन हो गए, पोलन ग्रेन से एलर्जी हो जाती है ना। एनिमल डेंडर का मतलब क्या है, एनिमल के बाल, जैसे आप बोलो कि अरे हमारा पालतू कुत्ता है, तो बहुत लोगों को कुत्ते से एलर्जी होती है, तो कुत्ते से एलर्जी नहीं है, वो एलर्जी उसके डेंडर से, उसके बालों से। वो कुत्ते के कांटेक्ट में आए तो उसे कुछ नहीं होगा, नहीं कुत्ते के कांटेक्ट में आएगा तो उसको एलर्जी होगी, समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखो क्या बोला, सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। यार देखो एलर्जी में क्या होता है, आपको छींक आनी स्टार्ट हो सकती है, आंखों से पानी आना स्टार्ट हो सकता है, रनिंग नोज, नाक बहनी स्टार्ट हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, बॉडी पे रैशेज आ सकते हैं। ये सब किसके सिम्टम है, एलर्जी के सिम्टम्स है ना। उसके बाद क्या बोला, द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामाइन। तो एंटीहिस्टामाइन हो गया, एड्रेनलिन हो गया, और स्टेरॉइड्स में कॉर्टिसोल हो गया, ये एलर्जी में तुरंत के तुरंत रिलीफ देते हैं। और भी ड्रग्स है जैसे सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, ये एंटी एलर्जिक ड्रग्स है ना। तो अगर मैं एंटी एलर्जिक ड्रग्स की बात करूं, एंटी एलर्जिक ड्रग्स की बात करूं, तो सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, ये क्या है, ये एंटी एलर्जिक डिजीज है, ठीक है, ड्रग्स है ना, एंटी एलर्जिक ड्रग्स है, ये पता चल रहा है। यानी जैसे आप जाते हो ना, अरे मुझे सिट्राजिन दे दो, तो आप देखना वहां पे नाम लिखा होता है, इसका नाम है जेंटेक और इसका नाम है टेगामेट, टेगामेट, है ना। ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, सिमेटिडीन और रेनिटिडीन सॉल्ट है। जब आप सिट्राजिन वगैरह की गोली लेके आओगे ना एलर्जी के लिए, तो उसमें लिखा होता है जेंटेक, है ना, या टेगामेट, पता चल रहा है। तो ये क्या है, ये एंटी एलर्जिक ड्रग है। अब एलर्जी कॉज हो कैसे रही है वो समझो। देखो आपकी बॉडी में बी सेल्स थी, कौन सी सेल्स थी, बी सेल्स। इन बी सेल्स के ऊपर बहुत सारी एंटीबॉडीज लगी हुई है, आपको पता है, बहुत सारी एंटीबॉडीज, पता है बच्चों, ऐसे बना दो थोड़ा सा, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, बहुत सारी एंटीबॉडी लगी हुई है। ये वाली एंटीबॉडी जो है ये आईजीई, आईजीई, क्योंकि एलर्जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आईजीई आती है एलर्जी में, है ना। अब होगा क्या, यहां पर आपका ये एक आ गया एलर्जन, ये क्या है, एलर्जन, यानी जो एलर्जी कॉज हो रहा है, कर रहा है। जैसे ये आईजीई से बाइंड करेगा, तो ये कौन सी सेल है, ये बी, अरे ये बी सेल्स है, अच्छा बी है टी है,
बी सेल्स है टी सेल्स है? बी सेल्स ना, क्योंकि एंटीबॉडीज बनाता कौन है? बी सेल्स बनाती है ना, टी सेल्स थोड़ी बनाती है। वो तो हेल्प करती है, हेल्पर टी सेल्स, याद है अभी पढ़ा था। हाँ, तो ये बी सेल्स है। बी सेल्स के ऊपर बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, जिसमें से आईजीई भी है। उसके पास एलर्जन आया, एलर्जन के आते ही क्या होगा? बी सेल एक्टिवेट होंगी, बी सेल्स एक्टिवेट होंगी, और एक्टिवेट होकर के आईजीई जो है वो क्या करेगा? वो सिग्नल देगा, सिग्नल देगा मास्ट सेल्स को, मास्ट सेल्स को एंड बेसोफिल्स, बेसोफिल्स सेल्स को, है ना। आईजीई का क्या काम है? आईजी सिग्नल दे रहा है किसको? मास्ट सेल्स और बेसोफिल सेल को। यानी वो क्या करेगा? मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। और मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स क्या करते हैं? ये सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट करते हैं हिस्टेमाइन को। क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं किसको? हिस्टेमाइन को। हिस्टेमाइन क्या होता है? हिस्टेमाइन इज अ वेजो डायलेटर। क्या है? वैसो डायलेटर। क्या होते हैं वैसो डायलेटर? विच डायलेट ब्लड वेसल्स। यानी आपकी ब्लड वेसल देखो पहले इतनी थी, ये आपकी ब्लड वेसल्स है। क्या ये? ब्लड वेसल, जिनमें खून बह रहा है तुम्हारी नसों में, मतलब मेरी रगों में बहुत खून बह रहा है, ये वही रगे यानी नसें, है ना। तो आपकी नसों में खून बह रहा है, ये नॉर्मल नस थी। लेकिन इसके पास कौन आया? इसके पास जैसे ही आया हिस्टामाइन, तो हिस्टामाइन ने क्या किया? इसको डायलेट कर दिया। डायलेट मतलब इसको फैला देना, डायलेट करने का मतलब फैला देना। इसने फैला दिया, और अगर ब्लड वेसल फैल गई तो अब साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। अगर ब्लड वेसल का डायलेट होगी ना, यहां पे हम बोल सकते हैं ब्लड वेसल, वेसल डायलेट, ब्लड वेसल डायलेट हो रही है ना। ए हटा दे, डायलेटर है ना, ठीक है, डायलेट है ना। तो ब्लड वेसल क्या हुई? डायलेट हो गई। डायलेट मतलब फैल गई, और ब्लड वेसल के फैलने की वजह से ब्लड का फ्लो भी बढ़ गया, और ब्लड का फ्लो बढ़ने की वजह से रैशेज आ गए स्किन पर, रेड रेड स्पॉट्स बन गए स्किन पर। तो किसकी वजह से? हिस्टामिन की वजह से। अब क्या होगा? जब आप एंटी हिस्टामिन को यूज करोगे तो वो क्या करेगा? मास्ट आईजीई को रोक देगा, बोलेगा रुक जा, मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स को रुको, हिस्टामिन को सिक्रीट मत करो। हिस्टामिन का सिक्रीशन होना बंद हो गया। अब साथ में एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन भी क्या कर रहा है? ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एड्रेनलिन क्या है? कैसा हार्मोन है? इमरजेंसी हार्मोन है ना, एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन है ना भाई। हाँ, तो वो क्या कर रहा है? एकदम से सारी वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है, क्योंकि एड्रेनलिन के सिक्रीशन से आप क्या हो रहे हो? एकदम एक्टिवेट हो रहे हो। ट्रिपल एफ, फायर फाइट फ्लाइट, याद है? पढ़ा ट्रिपल एफ, फायर फाइट फ्लाइट। इन तीन कंडीशन में क्या होता है? एड्रेनलिन बहुत जल्दी रिलीज होता है, और आप बहुत जल्दी एक्टिवेट होते हो। नॉर्मली आप ऐसे खड़े हो आराम से, कहीं लड़ाई होगी आप एकदम एक्टिवेट होते हो, अच्छा इतनी हिम्मत, और लड़ाई हो जाएगी, है ना। तो एड्रेनलिन क्या कर रहा है? ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। साथ में कॉर्टिसोल का भी यही काम है, पता चला, है ना। तो ये था आपका एलर्जी। बोलो क्या ये समझ आया अपने को? किसी को यहां तक कोई भी डाउट है? पक्का नहीं है? हाँ, ये नॉर्मली ब्लड में ही होती है सारी सेल्स, है ना, बॉडी में ही सारी सेल्स है ना। बेसोफिल सेल्स हो गई, मास्ट सेल्स हो गई, बी लिम्फोसाइट्स हो गई, ये सब बॉडी में सेल्स, ठीक है, बस सेल के नाम। क्लियर है? चलो नोट करो जरा। चलो देखो अब आगे बात कर रहे हैं किसके बारे में? ऑटो इम्यूनिटी के बारे में। क्या होती है ऑटो इम्यूनिटी? तो देखो सबसे पहले तो एक बात समझो, हमारी बॉडी में जो मेमोरी बेस्ड सेल्स है, दैट मींस बी लिम्फोसाइट्स हो गई और मेमोरी टी सेल्स हो गई, उनके पास मेमोरी होती है कि हाँ भाई कौन अपना है और कौन पराया है, कि कौन अपनी सेल्स है और कौन दूसरे की सेल्स है। इस चीज को डिफरेंशिएट कर सकती है। ये किस में होता है? नॉर्मली हायर वर्टिब्रेट्स में होता है, जैसे हम लोग हो गए या एनिमल्स हो गए। क्लियर है? अब ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी में हमारी जो मेमोरी सेल्स है वो दूसरी सेल्स मतलब खुद की सेल और दूसरी सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती।
है ना। और वो क्या करती है, वो खुद की सेल्स को क्या करती है, अपना दुश्मन मान लेती है और वो खुद की सेल्स को ही मारना स्टार्ट कर देती है ना। जैसे ग्राफ्ट रिजेक्शन हुआ था, है ना। लेकिन ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है वो हम कायदे में ऑटो इम्यूनिटी में बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? कि ऑटो इम्यूनिटी में ग्राफ्ट रिजेक्शन तो जो ग्राफ आया था ना, ऑर्गन आया था, वो दूसरे पर्सन का था ना, तो एक तरह से इसको ऑटो इम्यूनिटी हम बोलते नहीं है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, एक लाइक दैट होता है ना, उसकी तरह होता है, लेकिन एग्जैक्ट वो नहीं है। ऑटो इम्यूनिटी में होगा क्या, जैसे अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है उसमें क्या है, अर्थराइटिस एक डिजीज होती है घुटनों की, है ना। उसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी की सेल्स जो है ना, जो साइनोवियल जॉइंट्स है, हमारे घुटनों के जो जॉइंट्स है, साइनोवियल जॉइंट्स, है ना, उन जॉइंट्स के अंदर जो फ्लूइड है उसको पहचान नहीं पाती और उसको खत्म करने मारने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है। तो ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि खुद की रक्षा करने वाले सैनिक, खुद की रक्षा करने वाली सेल्स जो है वो हमारे ही खिलाफ हो गई और हमें ही मारने लग गई, और ये बहुत खतरनाक है। इससे फिर बचना है तो पूरे जीवन भर फिर दवाई खानी पड़ती है और अपने इम्यून सिस्टम को एकदम डाउन रखना पड़ता है। अब अपना इम्यून सिस्टम डाउन है तो फॉरेन पार्टिकल भी आके हमें इन्फेक्ट करेगा, हम वैसे भी हार्म पहुंच रहा है और खुद की सेल तो मार ही रही है। ऐसा होता है ना कि एक राजा है और पता पड़ा उसके सैनिक ही उसके खिलाफ हो गए, राजा सोच रहे सैनिक बचाएंगे, सैनिक उसे उल्टा मारने में लग रहे हैं, जो दूसरे दुश्मन है वो भी राजा को मार रहे हैं और सैनिक भी मार रहे हैं, तो ऑटो खुद के ही लोग मारने लग गए ना, तो वही क्या है, ऑटो इम्यूनिटी है। ये एग्जाम्पल याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑटो इम्यूनिटी का, है ना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्लियर है? चलो तो फटाफट से इसको नोट करो जरा। चलो देखो आगे बात कर रहे हैं बेटा इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम के बारे में। इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है ना, कहाँ जनरेट हो रही है, इम्यून सिस्टम में। अब बात है कि इम्यून सिस्टम है क्या चीज, है ना, किस चीज का बन के इम्यून सिस्टम बन रहा है, तो हम आज उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो क्या लिखा है, द ह्यूमन इम्यून सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, है ना, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज। ठीक है, तो पता चला इन चीजों का मिलके क्या बनता है, हमारा इम्यून सिस्टम बनता है ना। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में, फिर लिम्फॉइड टिश्यू और सेल के बारे में बात करेंगे, और एंटीबॉडीज के बारे में हम बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी। दो हैवी चेन, दो लाइट चेन, डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक था, एंटीजन बाइंडिंग साइट थी, याद है? हाँ, तो देखो लिम्फॉइड ऑर्गन की अगर हम बात करें तो लिम्फॉइड ऑर्गन दो तरह के होंगे, एक होगा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से ऑर्गन होते हैं, इन दिस इमैच्योर लिम्फोसाइट्स डेवलप इनटू मैच्योर लिम्फोसाइट, यानी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो लिम्फॉइड ऑर्गन है जो लिम्फोसाइट्स, जो इमैच्योर लिम्फोसाइट्स है उनको क्या करते हैं, अपने अंदर मैच्योर करते हैं। अब कैसे लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करेंगे, उनके ऊपर एंटीबॉडीज को लगाएंगे, किसको लगाएंगे, एंटीबॉडीज को लगाएंगे, है ना। तो एंटीबॉडी को लगाएंगे तभी तो वो एंटीजन सेंसिटिव होगा। आप एक बात बताओ, आपके पास एक पुराने जमाने में, या एक काम करो रेडियो लेते हैं, आपके पास एक रेडियो है, वो रेडियो से सिग्नल पकड़ नहीं रहा, वो रेडियो सिग्नल कब पकड़ेगा, जब आप उसमें एंटीना लगाओगे, जब उसे एंटीना लगाओगे तभी तो सिग्नल पकड़ेगा, अदरवाइज रेडियो सिग्नल पकड़ेगा ही नहीं। तो नॉर्मल आपकी एक सेल थी, वो लिम्फोसाइट सेल थी, लेकिन उसमें एंटीना नहीं था, एंटीना मतलब एंटीबॉडी नहीं थी। जब एंटीबॉडी नहीं है तो क्या वो एंटीजन सेंसिटिव होगा, नहीं होगा। तो यहां पे होता क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स को लेते हैं, उसमें एंटीबॉडी को जोड़ते हैं, आईजीए, आईजीजी, आईजीई, आईजीएम, और बोलते जाओ। क्लियर है? कहां जाओ, सेकेंडरी लिम्फोसाइट में जाओ। हमारा काम था कि हमने क्या किया, तुम्हें मैच्योर कर दिया, एंटीजन सेंसिटिव बना दिया, अब तुम जाओ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। अब सुनो, बोन मैरो और थाइमस जो है ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। बोन मैरो में तो सारी की सारे जितनी भी सेल्स है ना, रेड ब्लड सेल्स हो गई, यानी जितनी ब्लड की सेल्स है सबकी सब कहां पे बन रही है, बोन मैरो में तो बनती है, तो फॉर्मेशन भी यही हो रहा है। और याद करो, बी सेल का फॉर्मेशन और मैच्योरेशन दोनों बोन मैरो में, टी सेल का मैच्योरेशन थाइमस में होता है और फॉर्मेशन
बोन मैरो में होता है। वेरी गुड। अब क्या होगा, अब ये जो मैच्योर लिम्फोइड, ये जो मैच्योर सेल्स है ना, ये क्या करेंगी, ये माइग्रेट कर जाएंगी, माइग्रेट कर जाएंगी। माइग्रेट करने का मतलब क्या होता है, मूव कर जाना। और किस में चली जाएंगी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। और अब in this mature lymphocyte interact with antigen and become effector cells। इसका मतलब क्या हुआ कि अब सेकेंडरी लिम्फोसाइट में जाने के बाद ये जो सेल्स हैं अब ये एंटीजन से अफेक्ट हो रही है। इसका मतलब आपके इन्फेक्शन जो होते हैं ना, 90% से ज्यादा इन्फेक्शन जो होते हैं आपकी बॉडी में, वो या तो होते हैं आपके पेयर पैचेस में, है ना, या तो होंगे पियर पैचेस में, या होते हैं स्प्लीन में, या होते हैं अपेंडिक्स में। देखा ना मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ सर, या फिर लिम्फ नोड्स में, या फिर टॉन्सल्स में। टॉन्सल्स के भी ऑपरेशन होते हैं, है ना। अब टॉन्सल का ऑपरेशन करा के लोग क्या करते हैं, टॉन्सल्स निकलवा देते हैं, है ना। टॉन्सल निकल के तो क्या हुआ, एक सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कम हो गया, इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है ना, इम्यून सिस्टम का हिस्सा निकाल दोगे तो कहीं ना कहीं तो वो कमजोर होगा। अपेंडिक्स थी, है ना। अब अपेंडिक्स के ऑपरेशन का तो रीजन है क्या, वो खराब हो गई, हम ग्रीन वेजी ज्यादा नहीं खा रहे, तो वहां निकाल दी, तब भी तो यार नुकसान हो गया ना, इम्यून सिस्टम वीक हो गया, इसलिए जल्दी जल्दी बुखार या बीमार होते हो। पता चल रहा है। अब आगे आओ, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में पेयर पैचेस आ गया सबसे पहले, है ना। अब क्या होते हैं पेयर पैचेस और कहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो पेयर पैचेस जो है ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कहां प्रेजेंट होते हैं, आइलम में। कहां होते हैं, आइलम में, है ना। हाँ, या इलियम, जो भी इलियम बोलते हो, क्या बोलते हो, इलियम बोलते हो, तो इलियम में होते हैं। ठीक है, तो देखो एक बार यहां पे इंटेस्टाइन बनाऊं, स्मॉल इंटेस्टाइन बनाए, देखो यहां पर थोड़ा सा इससे बना दूं, ये आपका स्टमक, ये आपका स्टमक। अब स्टमक से यहां पर ये आई सेल्स और ये आपस में क्या होने लगी, आपस में बाइंड होने लग गई, है ना। ऐसे इस तरह से इनके अरेंजमेंट है, इस तरह से इनके अरेंजमेंट है ना, इस तरह से इनके अरेंजमेंट है। और अरेंजमेंट के बाद अब क्या होगा, है ना, अब ये यहां से ये जाएंगी ऐसे, है ना, यहां से ये जाएंगी ऐसे, इस तरह से, है ना। ठीक है, और ये बना देंगी लार्ज, ये वाला है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। ठीक है, और ये वाला जो है अंदर का ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट बोलो, सबसे पहले पार्ट का नाम, हाँ हाँ बोलो बोलो, DUODENUM, क्या नाम है इसका, ड्यूडेनम, है ना। सेकंड यहां पे आएगा इस जगह पे, है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है बेटा, तो लार्ज को मैं मिटा देता हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम आ गया, एक तो ये आ गया, फिर मिडल पार्ट है जिसको बोलते हैं जेजुनम, है ना, JEJUNAM, है ना, तो जेजुनम हो गया। और उसके बाद यहां पर ये पार्ट जो है ना, इसको हम बोलते हैं इलियम, है ना, तो आप इलियम बोल दो। पता चला, अरे बोलो। और यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन के यहां पर ही एक ऐसे एक्सटेंशन होती है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, मैं इतना एक्यूरेट स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, मैं बस बता रहा हूं आपको, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। इलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं कौन, पियर्स पैचेस। लगभग कितने होते हैं, लगभग 100 इन नंबर होते हैं। लगभग कितने होते हैं, 100 इन नंबर। इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी इंफेक्शंस आते हैं, ज्यादातर इंफेक्शंस को कौन कवर कर लेता है, पेयर पैचेस कर लेते हैं कवर। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, स्प्लीन। अब कोई मुझे बताएगा स्प्लीन कहां प्रेजेंट होता है, स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स यहाँ पे आपका स्टमक है, तो यहाँ पे कहीं पे ना स्प्लीन प्रेजेंट होता है। और स्प्लीन जो होता है ना, इसका शेप भी बीन शेप होता है, तो इसको किडनी मत समझ लेना, है ना। तो स्प्लीन कैसा होता है बेटा,
बीन शेप होता है ना, बीन शेप होता है, आप बोल सकते हो राजमा के बीज के जैसा होता है, ठीक है ना। और कहां पे प्रेजेंट है, इस जगह प्रेजेंट है। देखो स्प्लीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ, ग्रेवयार्ड, GRAVE YARD, VEYARD, ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs, यानी सारी की सारी RBC बनती बोन मैरो में, लेकिन खत्म कहाँ जाके होती है, स्प्लीन में होती है। स्प्लीन में उनका खत्म है ना। आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, 120 दिन की, है ना। तो फिर मरने के लिए कहाँ जाती है, स्प्लीन में। ग्रेवयार्ड का मतलब एक तरह से शमशान घाट, जहाँ पे आखिर में जाके वो सब आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है उनका, ठीक है। हाँ, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स आपने देख ही लिया, ये रहा अपेंडिक्स, ये रहा अपेंडिक्स, है ना। लिम्फ नोड्स और टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स कहां पे होते हैं, अगर मैं एक ह्यूमन बॉडी बनाऊं, हाथ थोड़े तगड़े बना दिए मैंने, तो समझ लेना, कंफ्यूज मत होना, है ना, ठीक है ना। ये बॉडी है ना, थोड़े पतले बना दिए क्या हाथ, ज्यादा मोटे हो गए, है ना। ठीक है, हाँ समझ जाओ यार, थोड़ा सा समझ जाओ। तो यहां पर क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे बनाते हैं, है ना। कुछ जगह है जहां पर क्या होता है ना, बहुत सारी ये वेसल्स होती है ना, ऐसे, है ना। यहाँ पे ये पैर वाला पार्ट है, पैर वाले पार्ट को थोड़ा सा ऐसे बनाए थे, है ना, ठीक है। ये इंसान है, तो होगा क्या यहाँ पर, अब इस इंसान में आप थोड़ा सुंदर बना लेना, है ना। यहाँ पर ना ये जो पार्ट है, ये लिम्फ नोड्स है ना। यहाँ पे ये गले, है ना। तो लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ पे होती है, एक तो नेक के पार्ट में होती है, एक ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, ग्रोइन पार्ट, है ना। और ये वाला पार्ट जो है, ये लेग का पार्ट बोल दो, है ना, लेग पार्ट। इन जगहों पे लिम्फ नोड्स बहुत ज्यादा होती है। टॉन्सल्स कहाँ पे होते हैं, टॉन्सल्स भी गले में यहाँ पे होते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे गले को थोड़ा बड़ा कर दो, ठीक है, और इसके ऊपर, चल हट जा नेक, इसके ऊपर एक मुंडी रख देते हैं, ठीक है ना, है ना, हाँ ठीक है। ठीक है, तो टॉन्सल्स कहाँ पे होंगे, टॉन्सल्स होंगे गले में, इस जगह पर, यहाँ पे टॉन्सल्स है, यहाँ पे टॉन्सल्स है। बोलते ना सर मुझे टॉन्सल्स हो गए, है ना, और टॉन्सल्स दुख रहे, वो इसलिए क्योंकि वहां इन्फेक्शन हो गया, है ना। वहां कोई इन्फेक्टेड पार्टिकल आया और फट से आपने सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है टॉन्सिल, उसमें जो लिम्फोसाइट्स थी उन्होंने उसको मारना कहा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, टॉन्सिल्स इन्फेक्टेड हो गए, तो उसमें स्वेलिंग आ गई। समझ आया। तो ये क्या है आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। यार मुझे बताओ जरा से फटाफट, थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होता है, इस जगह पे, चेस्ट के बीच में, इस जगह पे, है ना। हार्ट है, हार्ट के इधर यहाँ पे बीच में, सेंटर में। ब्रेस्ट बोन के पीछे कौन होगा, थाइमस ग्लैंड होगा। बोलो पता चला, चलो शाबाश, एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आगे बात कर रहे हैं, और हम प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को क्या कर रहे हैं, सेपरेटली सेपरेटली स्टडी कर रहे हैं। जो चीजें अभी आपको बताई थी वही चीजें लिखी हुई हैं, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला प्राइमरी, हम लोग बात करें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, जिसमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसका, रहे हैं, बोन मैरो। तो जरा देखो ध्यान से, क्या होता है बोन मैरो, याद रखना मेन लिम्फोइड ऑर्गन है भाई, सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट लिम्फोइड ऑर्गन है, क्योंकि अगर ये लिम्फोसाइट्स नहीं बनाएगा तो आगे कुछ होगा ही नहीं, है ना। तो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस, जहां पे सारी ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती है इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स। क्लियर है। देखो सेकंड, थाइमस के बारे में बात कर रहे हैं। थाइमस जो है कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड का मतलब, थाइमस जो होता है ह्यूमन बॉडी में इस शेप में होगा, ऐसे। बाइलोब का मतलब ऐसा, दो लोब है, यानी दो चैम्बर्स होते हैं, है ना। तो बाइलोब ऑर्गन होता है, लोकेटेड होता है हार्ट के थोड़ा सा पास, यानी ये तो दिल यहाँ पर है ना, तो दिल के पास में ही तो है, यहाँ थोड़ी है, दिल तो इस साइड ही है ना, लेफ्ट ही है ना, यहाँ इस साइड ही है दिल, तो दिल के पास है, हार्ट के पास है, ठीक है। बाइलोब हो गया, हार्ट के पास हो गया। तीसरा कहाँ प्रेजेंट है, जो ब्रेस्ट बोन है ना, ये इसके पीछे प्रेजेंट है ना। तो बाइलोब्ड ऑर्गन है, लोकेटेड नियर हार्ट,
बेनिथ द ब्रेस्ट बोन, बेनिथ का मतलब पीछे, तो ब्रेस्ट बोन के पीछे प्रेजेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो सुनो, बड़ी मजेदार बात है कि जो आपका थाइमस ग्लैंड होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो एक छोटे बच्चे का थाइमस ग्लैंड बहुत बड़ा होता है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना, देखा है एज बढ़ती जाती है तो इम्यूनिटी वीक होती जाती है, बेचारे 50-60 साल में बुढ़े हो जाते हैं लोग, खांस रहे हैं, छोटा सा इन्फेक्शन हो गया, वो थाइमस की वजह से, कि उनका जो थाइमस है ना वो इतना सा हो जाता है, ना की बराबर, बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, और थाइमस का साइज डिक्रीज कब होने शुरू हो जाता है, कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ना, थाइमस का जो साइज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे बहुत बड़ा होता है, बट कीप रिड्यूसिंग इन साइज, लगातार अपना साइज कम करता रहता है उम्र के साथ साथ, है ना। बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज अटेन, जैसी प्यूबर्टी अटेन होती है, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, एक वो एज जहां पे प्यूबर्टी अचीव हो रही है, मतलब हाँ जहां पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ होने लग जाती है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, यानी गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। ठीक है, आप ये बोल सकते हो, है ना। तो क्या होगा, बाय द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज अटेन इट रिड्यूस टू वेरी स्मॉल साइज, अब हमारे अंदर ये बहुत छोटे साइज का है, और जैसे और एज बढ़ेगी ना तो बहुत ना की बराबर हो जाएगा। ठीक है, और बोथ बोन मैरो और थाइमस, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस दोनों क्या करते हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स के लिए, कि टी लिम्फोसाइट्स बन कहाँ रही है, बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर कहाँ हो रही है, थाइमस में हो रही है ना। तो इसीलिए छोटे बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, क्यों, क्योंकि थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स क्या हो रही है, मैच्योर होती जा रही है, थाइमस का साइज छोटा होता गया तो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन भी कम होने लग गया। पहले साइज बड़ा था, एक साथ 10,000 टी लिम्फोसाइट जा रही थी और मैच्योर हो रही थी, अब साइज छोटा हो गया, पता पड़ा कि 200 टी लिम्फोसाइट जा रही है, मैच्योर हो रही है, बस समझ आया। ठीक है, चलो शाबाश। आओ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स पे आओ। देखो जैसे अपन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा बच्चों स्प्लीन। तो स्प्लीन के बारे में आप बात करें तो कहां पे प्रेजेंट था, स्टमक के पास में, कैसा शेप है, बीन शेप है ना। इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट्स एंड फेगोसाइट्स, तो स्प्लीन में मेनली क्या क्या होगा, लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स होंगे, और इट एक्ट एज फिल्टर ऑफ द ब्लड, यानी इसी का क्या काम है, ब्लड को फिल्टर करना। अब ब्लड फिल्टर हो रहा है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया स्प्लीन ने पकड़ के रख लिया, कहां जा रहा है, ब्लड को जानते, तू कहां जाएगा, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन भी कहां होता है, लेकिन ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता था, बोन मैरो, तो ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, लेकिन फिल्टर कहां हो रहा है, स्प्लीन में हो रहा है ना। ठीक है, ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेता है। ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खून में पैदा हो रहे हैं, है ना। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना, यार तेरा खून जो है वो इन्फेक्टेड है, खून में इन्फेक्शन हो गया, ऐसे बोलते हैं, तो वो इसलिए होता है कि स्प्लीन का फंक्शन, स्प्लीन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती। ठीक है, नाउ इट ऑल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वर ऑफ इरेथ्रोसाइट, यानी ये क्या करती है, बहुत सारी इरेथ्रोसाइट का मतलब रेड ब्लड सेल्स होती है, तो उनका रिजर्वर है, यानी उनको इकट्ठा कर लेती है। किनको इकट्ठा करती है, जो मरने वाली है ना, तो जो आरबीसी मर रही है वो कहां जा रही है, स्प्लीन उनको इकट्ठा करते जा रही है, सो कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। क्लियर है। नाउ लिम्फ नोड्स स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर लोकेटेड होते हैं विद द लिम्फेटिक सिस्टम। देखो अभी मैंने यहाँ पे एक इंसान का वो बनाया था ना, और ऐसे ऐसे वो बनाए थे, वो लिम्फेटिक सिस्टम था, है ना, वो जो नसें बनाई थी वो लिम्फेटिक सिस्टम था, और उस लिम्फेटिक सिस्टम के साथ है ना छोटे छोटे नोड्स, है ना, नाम ही बोल रहे हैं ना, लिम्फ नोड्स, नोड्स मतलब छोटे छोटे सी स्ट्रक्चर्स, तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड सर्व टू ट्रैप, लिम्फ नोड का क्या काम है, ये ट्रैप करती है ना, कैद कर लेती है किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और अदर एंटीजेंस को जो हमारी बॉडी में हम पहुंचा रहे हैं, विच हैपन टू गेट इनटू लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड, यानी जो भी लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं उनको सबको कौन ट्रैप करता है, लिम्फेटिक नोड्स ट्रैप करती है। ठीक है, जैसे लिम्फेटिक नोड्स हैं आपकी, लिम्फ नोड्स हैं, वैसे ही आपके होते हैं लिम्फोइड टिश्यूज। लिम्फोइड टिश्यूज कहां पे प्रेजेंट होते हैं, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरोजेनाइटल सिस्टम है, वहां पर प्रेजेंट होते हैं म्यूकस के साथ।
कौन प्रेजेंट होते हैं? लिम्फोइड टिश्यूज, और ये वहां पर ट्रैप करते रहते हैं। पता चला? तो म्यूकस के साथ प्रेजेंट है और वहीं पे ट्रैप करते हैं, वहीं मारते रहते हैं। पूरी बॉडी में 50% जो आपके लिम्फोइड टिश्यूज है वो होते हैं किसमें प्रेजेंट? माल्ट में। कहां होते हैं? माल्ट। तो लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड विद द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, यानी अगर आपका एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर क्या होता है ना, यहां पर ये लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट है ना, और यहां पे म्यूकस भी होगा, यहां पे म्यूकस भी होगा, तो म्यूकस भी है और म्यूकस के साथ क्या है? आपके लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट है। इसलिए क्या बोला? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये जो लेयर है ना, म्यूकस के नीचे जो लेयर है उसको म्यूकोसा लेयर बोलते हैं। तो ये जो म्यूकस के नीचे जो लेयर है ना, इसको क्या है? म्यूकोसा लेयर बोल रहे हैं। बोलो क्लियर है? तो ये क्या हो रहा है? ये जो म्यूकोसा लेयर तो की वजह से लिखा गया म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, शॉर्ट में क्या बोला गया? माल्ट। आपकी बॉडी में 50% लिम्फोइड टिश्यू माल्ट में प्रेजेंट होते हैं, माल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इट कंसिस्ट अबाउट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में 50% लिम्फोइड टिश्यू कहां पर किसमें प्रेजेंट है? माल्ट में प्रेजेंट है। बोलो क्लियर है? इसी के साथ हमारा इम्यूनिटी एंड इम्यून सिस्टम होता है समाप्त। अब हम पढ़ेंगे डिजीज, जिसमें पढ़ेंगे एड्स और कैंसर। तो एक बार आप जरा नोट कर लो। चलो देखो, अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? एड्स के बारे में, यानी अपन लोग आ गए डिजीज पर। तो सबसे पहले एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, दैट मीन्स देखो नाम ही सारी चीजें बता रहा है एड्स के बारे में। एक्वायर्ड मतलब हम एक्वायर कर रहे हैं, इम्यूनो डेफिशिएंसी को, यानी हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो गया है? डेफिशिएंट हो गया है। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, के बहुत सारे सिम्टम शो होते हैं। क्लियर है? देखो क्या याद रखना है, सबसे पहले वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? 1 दिसंबर को होता है, ये पूछा जाएगा, याद रखना है। सेकंड, एड्स का साइन कैसा होता है? इस तरह से क्रॉस टाइप में साइन होता है। एड्स सबसे पहले रिपोर्टेड हुआ कहां पर? यूएसए में इन 1981। नेक्स्ट, एड्स इज कॉज्ड बाय, किससे कॉज होता है? HIV वायरस से, जो एक तरह का कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन, दैट मींस ह्यूमन पे इफेक्ट कर रहा है। इम्यूनो डेफिशिएंसी यानी इम्यून सिस्टम की इम्यूनिटी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। डेफिशिएंट होना मतलब कम करना वायरस। इसका मतलब HIV जो वायरस है वो क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है। नॉर्मली एड्स से नहीं मरते हैं लोग। अगर किसी पर्सन को एड्स हो गया तो एड्स से उसकी डेथ नहीं होगी, उस पर्सन की डेथ जो है वो अदर डिजीज से होगी। तो एड्स का वायरस बस क्या कर रहा है? आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दे रहा है, आपकी इम्यूनिटी को लगभग खत्म कर दे रहा है। तो पता पड़ा आपको छोटी छोटी डिजीज भी क्या हो रही है? लीथल हो जा रही है। लीथल मतलब आपको मार सकती है छोटी छोटी डिजीज भी, है ना। तो एड्स नहीं मारता इंसान को, मारता कौन है? इम्यून सिस्टम वीक होने से जो बाकी डिजीज कॉज हो रही है वो मारती है इंसान को। समझ आया? क्लियर है? तो एड्स से इंसान नहीं मरता है। दूसरी चीज, एड्स आसानी से डिटेक्ट नहीं होता है। पहली बात, क्योंकि एड्स के सिम्टम जो है ना वो तुरंत नहीं दिखते। अगर किसी इंसान की बॉडी में HIV वायरस चला गया तो ऐसा भी होता है कि 5-5, 10-10 साल बाद सिम्टम दिख रहे हैं, है ना। तो एड्स के सिम्टम बहुत टाइम बाद दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से अब इंसान को बचाना मुश्किल है कि उसको बाकी बीमारियां भी लग चुकी हैं। समझ आया? शाबाश। नाउ HIV वायरस इज ऑल्सो नोन एज एनवेलप्ड वायरस। HIV वायरस को हम लोग क्या बोलते हैं? एनवेलप्ड वायरस बोलते हैं। इस बात को याद रखना। नॉर्मली वायरस किसके बने होते हैं? नॉर्मली अगर मैं बात करूं वायरस की बारे में, तो वायरस किसके बने होते हैं? प्रोटीन प्लस जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लिक एसिड के। तो सिर्फ वायरस किसके बने हुए हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। दैट इज वायरसेस आर न्यूक्लियो प्रोटीन्स, बोल सकते हैं ना। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बने से वायरस को क्या बोला गया? न्यूक्लियो प्रोटीन। यानी नॉर्मली तो वायरस में क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा और एक प्रोटीन कोट होगी। लेकिन HIV के वायरस में नहीं होता ऐसा। HIV का जो वायरस है उसमें क्या होगा?
ये आपका सिंगल स्ट्रैंड आरएनए यानी आपका जेनेटिक मटेरियल आ गया। उसके ऊपर आपका पी का मतलब होता है प्रोटीन। पी का मतलब क्या है? प्रोटीन। ये भी पी का मतलब प्रोटीन। जीपी का मतलब ग्लाइकोप्रोटीन। तो जीपी का मतलब ग्लाइकोप्रोटीन। तो देखो यहां पे प्रोटीन कैप्सिड तो है, कैप्सिड के बाद देखो एक और प्रोटीन की लेयर है P17, उसके ऊपर यहाँ पे लिपिड बाई लेयर लगी हुई है, उसमें ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं GP141 और GP41 और GP120। देखो GP41 और GP120 का क्या काम है? अटैच टू द सेल या बॉडी। तो GP120 क्या करता है? यही वायरस की हेल्प करता है बॉडी से अटैच होने में। पता चल रहा है? तो देखो कितने सारे एनवलप आ गए ना, कितनी सारी लेयर आ गई। तो इतनी सारी लेयर और एनवलप की वजह से हमने HIV वायरस को क्या बोला? एनवलप वायरस। पता चला? चलो नेक्स्ट, इन HIV वायरस सिंगल स्ट्रैंड RNA इज अ जेनेटिक मटेरियल। सबको पता है। आरएनए का स्ट्रक्चर दे, उसका HIV का स्ट्रक्चर देखो। HIV में 2 सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होंगे। आरएनए जो है अब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बनाते हैं, याद है? तो उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी ये अपने साथ लेके चलता है, दूसरे के नहीं चाहिए, मैं अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज साथ लेके चलूंगा। उसके बाद इंटीग्रेज, इंटीग्रेज को साथ लेके चलेगा। इंटीग्रेज क्या करेगा? इसको सेल के अंदर घुसने में हेल्प करेगा। पता चल रहा है? तो लेयर याद रखना, ये जो सबसे पहली ये जो छोटी छोटी लेयर दिख रही है कैप्सिड है। क्या ये? कैप्सिड। इसका नाम क्या है? P24। उसके ऊपर एक लेयर और है, वो भी प्रोटीन की लेयर है, P17। उसके ऊपर लिपिड की बाई लेयर है, और लिपिड की बाई लेयर में ये पूरी लेयर में ये जो रिसेप्टर्स है ना, ये दिख रहे हैं है ना, GP120 और GP41, ये पूरे के पूरे में लगे हुए। मैंने पूरे में इसलिए नहीं लगाए क्योंकि फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है यार, इतना टाइम किसके पास है फोड़ने के लिए। समझ आया? तो ये है HIV का स्ट्रक्चर के कैसा होता है HIV वायरस। स्ट्रक्चर बनाना इसलिए बनाया है बस ताकि आपको ये पता चले कि इसको हम एनवलप्ड वायरस क्यों बोल रहे हैं। बोलो क्लियर है? शाबाश। चलो क्विकली नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ट्रांसमिशन ऑफ HIV इंफेक्शंस के बारे में, कि HIV इंफेक्शन कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे फैलता है। जिसमें सबसे पहला क्या है? सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी एड्स है, दैट मीन्स वो HIV पॉजिटिव है, और अगर आप कोई भी अदर पर्सन यानी आप अगर उसके सेक्सुअल कांटेक्ट में जाते हो तो क्या होगा? एड्स कॉज हो जाएगा आपको भी। ठीक है, यानी HIV ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? सेकंड देखो, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। हॉस्पिटल में या कहीं पे किसी को ब्लड आप डोनेट करने गए और आपको एड्स है और डॉक्टर ने चेक नहीं किया, कुछ लापरवाही हो गई है ना, और वो ब्लड दूसरे इंसान को चढ़ा दिया, तो उस दूसरे इंसान को भी क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। थर्ड देखो क्या लिखा है? बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स। ये किनको ज्यादा होता है? ये उनको होता है जो ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, चरसी जो होते हैं, इंजेक्शन लगाते रहते हैं। तो जो इंजेक्शन वो लगाते हैं वो इंट्रावेनस इंजेक्शन होते हैं, यानी वो इंजेक्शन वो वेन्स के अंदर लगाते हैं। आप देखोगे उनके हाथों में निशान बने रहते हैं अलग अलग जगहों पे इंजेक्शन के, है ना। तो होगा क्या? पता पड़ा एक चरसी को एड्स था, उसने इंजेक्शन लगाया, 4 चरसियों को दिया, ये ले लगा ले। अब उनके पास इतना ही पैसा होता है कि वो अपना बस नशे का सामान खरीद ले, वो सब सेम नीडल यूज कर लेते हैं सब, वो उसको चेंज नहीं करते हैं, है ना। क्यों पैसा खर्च करें? और उसकी वजह से अगर एक को एड्स है तो दूसरे को भी एड्स हो जाएगा। और फोर्थ, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर। अगर मदर इन्फेक्टेड है, मदर को एड्स है, तो याद रखना HIV जो है वो प्लेसेंटा के बैरियर को भी आराम से क्रॉस कर जाता है, और अगर मदर को एड्स है तो फिर बच्चे को भी एड्स होना गारंटेड है, बच्चे को भी एड्स होगा। ठीक है। नाउ किन किन लोग, कौन कौन लोग हाई रिस्क पे होते हैं एड्स के, किन किन लोगों को ज्यादा। ये तो था कि कैसे फैला, कैसे फैलता है, ये कि किस किस को होने के चांसेस ज्यादा है। सबसे पहले तो उनको ज्यादा है जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर है और वो कॉन्डम्स वगैरह को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐसा बैरियर मेथड है जो आपको STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाता है, और वो है कॉन्डम्स, है ना।
तो कॉन्डम्स को यूज करना फिर बहुत जरूरी है उस पर्सन के लिए। अदरवाइज वो विदाउट कॉन्डम मल्टीपल कॉन्टेक्ट्स बना रहा है, तो होगा क्या, अगर बाई चांस किसी भी एक पार्टनर को एड्स हुआ तो अब उसको भी एड्स हो जाएगा, और अब वो जब बाकी पार्टनर्स के साथ सेक्स करेगा तो क्या होगा, बाकी पार्टनर्स को भी एड्स हो जाएगा। कि एक पर्सन था, उस पर्सन को एड्स था, तो जब उस पर्सन को एड्स था तो उसने क्या किया, वो और पर्सनों के सेक्सुअली कांटेक्ट में आया और उनको भी सबको एड्स फैला दिया, पता चला। सेकंड, ड्रग एडिक्ट्स जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं ना भाई, यानी इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एड्स के, है ना। थर्ड, इंडिविजुअल हु रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी जो लोग ज्यादातर अपनी बॉडी के ब्लड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, उनको भी होता है। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट, चाइल्ड जो बच्चा इन्फेक्टेड मदर से पैदा हुआ है, उसको भी, वो भी हाई रिस्क में कि उसको एड्स हो गई होगा, है ना। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्यूबेशन पीरियड। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंक्यूबेशन पीरियड सिर्फ एड्स के लिए नहीं, हम हाँ बोलो नोट, हाँ नोट नहीं समझाया भाई। देखो नोट में क्या लिखा है, HIV या एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच या फिजिकल कॉन्टेक्ट, है ना। दैट मीन्स अगर किसी पर्सन को एड्स है तो आप ऐसे नहीं करोगे, छी 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 दूर हट जा, तुझे एड्स है, मुझे टच मत कर, मुझे भी हो जाएगा। यहां तक कि चेन्नई में एक रेस्टोरेंट है जहां पर जितने भी वर्कर्स काम करते हैं वो सब HIV पॉजिटिव है, सारे वेटर्स मैनेजर सब HIV पॉजिटिव है, और सबको सर्व करते हैं और एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, है ना। तो वो लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं, एड्स फिजिकल, किसी को ऐसे टच करने से एड्स नहीं फैलता, किसी से हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता, किसी को किस करने से एड्स नहीं फैलता है ना। तो एड्स इन चीजों से नहीं फैलता है, क्लियर है। एड्स किससे फैलता है, इट स्प्रेड, अरे यार एक बात बताओ, किसी को किस करने से, सलाइवा से अगर एड्स फैलता तो जिस इंसान को एड्स होता है दूसरों में थूकता जाता, तुझे अच्छा मुझसे दुश्मनी, थू अब तुझे भी एड्स हो गया, मर जा, ऐसा होता ना, है ना। तो सलाइवा से एड्स नहीं फैलता, याद रखो सलाइवा से एड्स नहीं फैलता। क्यों, क्योंकि सलाइवा जो है वो बॉडी फ्लूइड में काउंट नहीं होता है। बॉडी फ्लूइड्स क्या है, जो बॉडी में सर्कुलेट हो रही है ना, वो सलाइवा बॉडी फ्लूइड में काउंट नहीं होता है, याद रखना। तो बॉडी फ्लूइड का मतलब जैसे ब्लड हो गया, स्पर्म हो गया, तो स्पर्म इज अ बॉडी फ्लूइड, ब्लड इज अ बॉडी फ्लूइड, तो उनसे एड्स ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन किसी को किस करने से, किसी को टच करने से, किसी के हाथ से खाना खा लेने से, इन सब चीजों से एड्स नहीं फैलता है ना। ये बात याद रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे तू HIV पॉजिटिव है, इसलिए ये नहीं बोला गया कि तुझे एड्स है। बहुत अच्छी टर्म यूज की गई HIV पॉजिटिव, कि अच्छा भैया आप HIV पॉजिटिव हो, दीदी आप HIV पॉजिटिव हो, कोई बात नहीं, हम आपके खाना खा लेंगे, आप खाना बना के लाओगे, आप टिफिन लेके आओगे तो हम खा लेंगे, क्या दिक्कत है ना। क्लियर है। नाउ अब आता है इंक्यूबेशन पीरियड। देखो सुनो, हर बीमारी का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर जाने के बाद कितनी देर में वो इफेक्ट दिखा रहा है, वो है इंक्यूबेशन पीरियड। जैसे आपको मलेरिया के, उसने फीमेल एनोफिलीज ने काटा, आपको मलेरिया हो गया, तो तुरंत के तुरंत ऐसा नहीं है कि मच्छर ने काटा और तुम तड़पने लग गए और तुम्हें बुखार आ गया और तुमने कंबल ओढ़ लिया, ठंड लग रही है, ऐसा नहीं होता। 3 से 4 दिन लगते हैं ना, तो 3 से 4 दिन क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है। एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत बड़ा होता है, कुछ महीनों से लेके 5-10 साल तक भी होता है। दैट मीन्स पर्सन को यही नहीं पता होता है 5-10 साल तक कि यार मुझे HIV है, मुझे एड्स है। 5-10 साल बाद जाकर उसको पता पड़ता है, अच्छा मुझे एड्स है, तभी मैं इतना बीमार हो रहा हूं, क्योंकि सिम्टम ही 5-10 साल में जाके आते हैं, है ना। अब इसका नुकसान क्या है, अगर एक इंसान में 5 साल बाद, सपोज दैट एक पर्सन था, उसमें 5 साल बाद एड्स के सिम्टम आ रहे हैं, दैट मीन उसे क्या पता पड़ रहा है, 5 साल बाद पता पड़ रहा है भाई मुझे तो एड्स है। इतने में वो, उसने जिसको भी अपना ब्लड डोनेट किया है उसको भी एड्स होगा, जिनके साथ वो अपने सेक्सुअली कॉन्टेक्ट्स में है उनको भी एड्स होगा, और अगर चर्सी है तो फिर तो पता नहीं कितनों को एड्स कर दिया होगा, समझ रहे हो। तो क्या लिखा हुआ है, देयर इज ऑलवेज अ टाइम लैग। टाइम लैग का मतलब एक गैप बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम, यानी इन्फेक्शन होने के और सिम्टम को अपीयर होने के बीच में बहुत ज्यादा टाइम होता है। और कितना होता है, दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ टू मैनी ईयर्स, कुछ महीने से लेकर बहुत सारी साल तक हो सकता है। लगभग यूजुअली 5 से 10 साल में सिम्टम अपीयर होने स्टार्ट होते हैं। बोलो क्लियर है।
इसको नोट करो, फिर देखते हैं कि एड्स का वायरस यानी HIV जो है वो कैसे हमारी सेल्स को इन्फेक्ट करता है, कौन कौन सी सेल्स को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है ना। करो जरा नोट। चलो तो देखो, अब बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस के बारे में। दैट मीन्स हम HIV के वायरस के बारे में बात कर रहे हैं। अब होगा क्या, सबसे पहले तो HIV वायरस आकर के सेल के कांटेक्ट में आएगा आपकी बॉडी में। जैसे ही वो आपकी बॉडी में आया तो आपकी सेल के कांटेक्ट में आता है। HIV वायरस सबसे पहले अटैक करता है कौन सी सेल्स पर, मैक्रोफेजेस पर। किस पर अटैक करता है, मैक्रोफेजेस पर। अब सबसे पहले मैक्रोफेज यानी ये वाली जो सेल है ये क्या है, मैक्रोफेज सेल है। तो जब मैक्रोफेजेस पे अटैक किया तो अब क्या होगा, RNA अंदर आया, अंदर आकर के अपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को क्या लेके आया था, साथ लेके आया था। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज साथ थे, ये क्या है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ना, ट्रांसक्रिप्टेज था, एक ही बना लो। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या किया, वायरस से क्या बनाया, DNA बना दिया, डबल स्ट्रैंड DNA। इसको ही हमने क्या बोला, वायरल DNA। अब ये वायरल DNA क्या करेगा, ये सारा का सारा काम जो हो रहा है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तक जो काम हो रहा है, ये सारा का सारा काम हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर हो रहा है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहां पे हो रहा है, मैक्रोफेज के साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। अब क्या होगा, अब ये DNA इंसर्ट होगा किसके, मैक्रोफेज के न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के, क्योंकि देखो इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है तो ये RNA का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, लेकिन इसके पास ट्रांसक्रिप्शन के लिए कुछ भी नहीं है ना। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमारे न्यूक्लियस के पास तो है। तो ये DNA की फॉर्म में, क्यों भैया RNA की फॉर्म में जा सकता था ना न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन DNA की फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर इसलिए गया ताकि अब न्यूक्लियस पहचान ना पाए कि कौन सा DNA किसका है। और न्यूक्लियस क्या करे, अपना ट्रांसक्रिप्शन करके और नए नए mRNA और बना दे। तो हुआ क्या, DNA क्यों बना ये बात पता पड़ी, ताकि न्यूक्लियस पहचान ना पाए, सेल पहचान ना पाए, अंदर जाकर के ट्रांसक्रिप्शन कराया और तरह के नए नए mRNA यानी RNA का फॉर्मेशन कर दिया। अब बहुत सारे RNA जब मैक्रोफेज सेल बना देती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, HIV फैक्ट्री बोलते हैं। मैक्रोफेज को क्या बोलते हैं, HIV फैक्ट्री। और अब जब बहुत सारे वायरल RNA बन चुके हैं तो इनका सबसे पहला काम क्या है, हेल्पर सेल को पकड़ो। क्यों, यही तो जाके कानों में बताती थी B सेल्स के, आगे आगे एंटीबॉडी बना ले, है ना, आगे मारो चलो, है ना। अपना TK सेल, TC सेल्स, साइटोकाइनिन सिक्रीट ही नहीं करने दे रहा, चालाक है ना। तो सबसे पहले जाके किसको पकड़ा, TS सेल्स को। तो कोई भी पूछता है कि मेन इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है HIV का, तो वो पड़ता है TS सेल के ऊपर, है ना। लेकिन सबसे पहले HIV इन्फेक्ट किसको करता है, मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, HIV फैक्ट्री बोलते हैं। बोलो पता चला, तो पता चला रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहां पे हुआ, साइटोप्लाज्म में। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि ट्रांसक्रिप्शन कहां पे हुआ, तो क्या बोलोगे, न्यूक्लियस के अंदर। बोलो क्लियर है। चलो एक काम करते हैं, अब इसको क्विकली नोट करते हैं, फिर कुछ पॉइंट्स और हमारा HIV खत्म कर लो जरा नोट। चलो तो देखो, अब कुछ पॉइंट्स और हैं एड्स के बारे में, जरा उनको देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट अभी अभी मैंने आपको बताया था, HIV टारगेट्स TS सेल्स। HIV किसको टारगेट करते हैं, TS सेल्स को टारगेट करते हैं, और डिक्रीज द नंबर ऑफ TS सेल्स। और TS सेल्स के नंबर को क्या करते हैं, बहुत कम कर देते हैं। नॉर्मली TS सेल्स का नंबर कितना होता है, 1200 पर मिलीमीटर क्यूब, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब में 1200 TS सेल्स होती है। तो उनको डिक्रीज करके कितना कर देते हैं, 200 से भी कम कर देते हैं। जहां पे 1200 होती वहां पे 200 से भी कम हो गई, तो TS सेल्स अपना काम ही नहीं कर पा रही है। पता चल रहा है। नेक्स्ट, ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ TS सेल्स, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। अपॉर्चुनेटिक इन्फेक्शंस का मतलब क्या होता है, वो बैक्टीरिया वायरस जो हमेशा इस अपॉर्चुनिटी में बैठे रहते हैं कि कब इसका इम्यून सिस्टम और हम इसे अफेक्ट करें, है ना। तो उनको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, यानी जो नॉर्मल इंसान को कॉज होंगे नहीं, लेकिन अब वो HIV पॉजिटिव पर्सन को कॉज हो जाएंगे। तो जैसे माइकोबैक्टीरियम,
फंजाई का इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, इन सबके इन्फेक्शन। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। एचआईवी के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, पता करते हैं कि एचआईवी है, उसके लिए टेस्ट होता है ना, वो होता है एलिसा, एंजाइम लिंक सॉर्बेंट, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट एसे इज द टेस्ट एलिसा। दिख रहा है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। क्या ट्रीटमेंट है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। लेकिन ये ड्रग्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि टीएस सेल्स बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हैं। तो एक बार आपकी टीएस सेल्स कमजोर हो गई तो टीएस सेल्स से कमजोर होने के बाद अब आप वायरस को कितना भी मार लो, टीएस सेल्स तो कमजोर हो गई, अब वो इम्यूनिटी बन ही नहीं सकती। क्यों नहीं बन रही यार? एक बात बताओ मुझे, रेट्रो वायरस ने क्या किया, एचआईवी के वायरस ने क्या किया, टीएस सेल्स को मार दिया और अब टीएस सेल्स क्या हो गई है, नंबर में बहुत कम हो गई। अब आपने क्या किया, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग लिया और एंटी रेट्रोवायरल ड्रग खा लिया, यानी उस पेशेंट को खिला दिया, तो मान लो कि उसके रेट्रोवायरस मर गए। अब रेट्रोवायरस मर गए तो क्या वो दोबारा से ठीक हो जाएगा? क्या टीएस सेल्स दोबारा से बनेंगी? क्यों नहीं बनती? टीएस सेल्स दोबारा से क्यों नहीं बनती यार? क्योंकि टीएस सेल्स बन कहां रही थी, बोन मैरो में, लेकिन मैच्योर कहां हो रही थी, थाइमस में। और प्यूबर्टी के बाद थाइमस का साइज इतना छोटा हो जाता है कि वो इतनी ज्यादा टीएस सेल्स बना ही नहीं पाता है। और जब वो टीएस सेल्स बना ही नहीं रहा तो अब क्या हुआ, टीएस सेल्स की कमी हो गई और अब इंसान का मरना पक्का है। और मैंने पहले ही बोला था, जिस पर्सन को एड्स है वो एड्स से, एचआईवी से नहीं मर रहा है, वो तो अदर डिजीज से मर रहा है। पता चल रहा है? चलो शाबाश। अब देखो, तो यही लिखा हुआ है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स इज पार्शियली इफेक्टिव, दैट इज कैन प्रोलॉन्ग, यानी इंसान की जीवन काल को बढ़ा तो सकते हैं। लाइफ टाइम जो 10 साल जी रहा था उसको बोल देंगे चल तू 15-16 साल जी लेगा, लेकिन भाई हम तुझे ठीक नहीं कर सकते, तेरी मौत को हम नहीं रोक सकते। यमराज आ रहा है भैंसे पे बैठ के, वो तुझे पूछ से बांध के लेके जाएगा, तो अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट, इन आवर कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको, याद रखना, है ना, नाको, हाँ, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और अदर एनजीओ जो है वो लोगों को एजुकेट कर रही है अबाउट एड्स। जैसे बहुत पहले क्या होता था, लगभग 2003-4 की बात है, मैं मुंबई में था, तो वहां पे एड्स को वो करने के लिए, कि एड्स के बारे में बताने के लिए जगह जगह पोस्टर लगा दिए थे, क्या बलबीर पातशाह को एड्स होगा, उसके लिए एक छोटी सी मूवी बना दी थी कि एक बलबीर पातशाह नाम का इंसान था, वो क्या करता था, वो बहुत सारे पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में गया विदाउट बैरियर्स को, यानी कॉन्डम्स को यूज किए बिना, है ना। और उस बलबीर पातशाह और उनमें से एक पार्टनर को एड्स था, तो वहां से पोस्टर लगे रहते थे बहुत बड़े बड़े मुंबई में भी कि क्या बलबीर पातशाह को एड्स होगा। तो जिन लोगों को एड्स के बारे में नहीं पता था फिर वो लोग देखते थे, पूछते थे क्या एड्स, सब चीज समझते थे उसके बारे में। ऐसे ही और अवेयरनेस करने के लिए टीवी पे प्रोग्राम आने लग गए, है ना। तो नेशनल टीवी पे एक ऐड आता था, चुन्नी लाल हर चीज भूले लेकिन कॉन्डम्स ले जाना कभी ना भूले। तो ऐसे एड्स आते, ऐसे ऐड आते थे टीवी पर, ताकि लोग क्या हो, अवेयर हो। और इन चीज से अवेयर होना बहुत जरूरी है, इन चीजों से अवेयर होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कॉन्डम वर्ड बोल दिया और क्या बोल दिया, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। इतना लोगों को सेक्स एजुकेशन लोगों के पास होनी चाहिए, अदरवाइज लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन की वजह से क्या होता है, एड्स फैलता है। सबसे ज्यादा एड्स कहां फैलता है, जहां पे प्रोस्टिट्यूशन होता है, वहां सबसे ज्यादा एड्स फैलता है। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए, है ना, अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो नाको ने और अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत चीजें की ताकि लोग अवेयर हो जाए। क्लियर है। हॉस्पिटल्स में भी क्या हुआ था, कॉन्डम्स को निरोध नाम से बेचा जाता था, फ्री में दिया जाता था। जब भी कोई भी पेशेंट या वो आते थे, कोई न्यूली मैरिड कपल आता था या वैसे भी कोई आता था, और वो सीधे कंपाउंडर से बोल सकता था कि भैया निरोध दे दो, तो कॉन्डम्स दे देते थे। हाँ, लेकिन उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो निरोध ज्यादा टाइम तक इसलिए नहीं चले क्योंकि उनकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी थी। तो होता क्या था कि वो फट जाते थे, तो फिर वहां से फिर उसका कोई फायदा नहीं होता था, है ना। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा एड्स, जरा नोट करो, देन फिर कैंसर पढ़ते हैं।
और चलो तो अब बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में, कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं ना कि क्या होता है कैंसर। सबसे पहले समझो कैंसर के बारे में कुछ बातें समझो। कैंसर होने का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी की सेल्स जो है वो नॉन स्टॉपेबल डिवाइड करती जा रही है, मल्टीप्लाई करती जा रही है। तो जब भी कभी ऐसा होगा तो क्या होगा, कैंसर कॉज होगा, है ना। अब छोटे मोटे कैंसर लोगों को कॉज होते हैं, किसी को बड़ा कैंसर भी कॉज होता है, तो सारी चीजें भी देखेंगे। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, कैंसर इज द मोस्ट ड्रेडेड, ड्रेडेड मतलब डेडली, जानलेवा डिजीज है ह्यूमन बीइंग में, एंड इज अ मेजर मेजर कॉज ऑफ डेथ। ज्यादातर लोग कैंसर से मरते हैं ऑल ओवर द दुनिया, ठीक है। हाँ, सेकंड क्या लिखा है, हमारी बॉडी में सेल जो होती है वो उनकी ग्रोथ और उनका जो डिवीजन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, वो क्या होता है, हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड होता है। यानी हमारी जो बॉडी की सेल्स है, अगर बॉडी की सेल डिवाइड कर रही है तो उनका डिवीजन हाईली कंट्रोल्ड है ना। ऐसा नहीं कि अनकंट्रोल्ड डिवाइड हो रहा है। अनकंट्रोल्ड डिवाइड होगा तो पता क्या होगा, मानो ये उंगली कट गई, सेल डिवाइड की और नई उंगली बन गई, पता चल रहा है। ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन जो है वो हाईली कंट्रोल्ड है, पता है सेल को कितना बनाना है। दूसरा डिफरेंशियल है कि हाँ किस चीज को कितना क्या करना है ना। तो डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड, प्रॉपर वे में रेगुलेट हो रही है। इन कैंसर सेल देयर इज ब्रेक डाउन ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता है। कैंसर सेल रेगुलरली क्या करती है, अपना डिवाइड करती रहती है ना। उनको मतलब ऐसा होता है ना कि एक बच्चा एकदम बदतमीज है, उसको कोई समझाने वाला ही नहीं है तो बदतमीजी कर ही जा रहा है। दूसरा घर ने डांट धमका के धरा रखा हुआ है तो रेगुलेटेड है, वही चीज है। तो बदतमीज बच्चा कौन है, वो कैंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉर्मल सेल्स जो होती है उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का मतलब क्या होता है कि ये सेल है, ये डिवाइड कर रही है। मानो मैं एक सेल हूं, मैंने एक से दो बनाए, दो से तीन बनाए, लेकिन आसपास मेरे जो सेल्स है जैसे मैं उनसे टकराऊंगा ना, टच होऊंगा ना, कॉन्टेक्ट में होऊंगा, मुझे पता पड़ जाएगा। दूसरी सेल बोल देगी ओए इधर मत खिसक और डिवाइड मत कर, इतना बहुत है, और मैं वहीं पे रुक जाऊंगा, है ना। ऐसा होता है ना, तुम लोग बसों में बैठे हो, जो बैठे हैं, है ना, तो तीन लोगों की सीट है, चार लोग बैठ गए, पांचवा कह रहा है मुझे भी बैठा लो, वो कह रहा है और जगह नहीं है, चलो आगे चलो, है ना। तो सेम हो क्या रहा है, हमारी बॉडी की अगर कोई भी सेल डिवाइड कर रही है और जैसे वो दूसरी सेल से जाके टच होगी, मानो हमारी ये सेल है बॉडी की और यहाँ पर ये सेल्स थी, ये सेल्स थी, है ना, ये बॉडी की सेल्स है। अब अंदर कुछ सेल डिवाइड हो रही है, एक से दो बनाए, दो से चार, चार से छह, लेकिन जैसे ही इनके इनसे टच हुई तो इन्होंने इसको क्या सिग्नल दिया, अब तुम्हारे कांटेक्ट में आ गई ना, अब टच हो गई ना, अब बनाने की जरूरत नहीं है, इतनी ही जरूरत थी, इतना ही बना, नहीं तो कैंसर सेल बोल दूंगी तुझे, समझ आ रहा है। जबकि कैंसर सेल में क्या होगा, कांटेक्ट हुआ, टच हुआ, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो और बना रही है, ये ले ये ले ये ले, तू रोक लेगा मुझे, उसके भी सिर पे चढ़ गई, ये ले तेरे ऊपर भी बनाऊंगी। और ऐसे नॉर्मल सेल सिर्फ एक लेयर बनाती है, नॉर्मल सेल सिर्फ एक लेयर बनाती है। कैंसर सेल क्या करती है, मल्टीपल लेयर बनाती है, ये ले ये ले ये ले, आ जाओ, दिख रहा है। तो कैंसर सेल के अंदर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं होता, वो नहीं रुकती। तो वही लिखा हुआ है, नॉर्मल सेल शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टेक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच कॉन्टेक्ट विद अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ and cancer cells appear to have lost this property। कैंसर सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, समझ आया, अरे बोलो हाँ। नेक्स्ट देखो, as a result of this cancerous cells just continue to divide and give rise a mass of cells। देखो क्या आपको एक सेल का पूरा मास दिखाई दे रहा है, जहां पे सिर्फ बनना कैसे चाहिए था, सिर्फ बनना ऐसे चाहिए था, सिर्फ बनना इतना चाहिए था, लेकिन बन कितना गया, इतना। तो क्या हो गया, एक सेल का मास हो गया, है ना। कोई एग्जांपल बताओगे, ऐसा कोई एग्जांपल आपने देखा हो कि कैंसर सेल्स एक जगह पे इकट्ठी हो गई बहुत सारी, मस्से, चलो मस्से हो जाते हैं, वो मस्से कैसे हो रहे हैं, वो सेल बहुत सारा कंटिन्यू डिवाइड होके रुक जा रही है ना, बहुत ज्यादा डिवाइड हो जा रही है, उसकी वजह से स्किन में एक्सटेंशन आई, वो मस्से बन गए, पता चला है। हाँ, वो भी एक तरह का कैंसर है, जो मस्से होते हैं वो भी एक तरह का कैंसर है, लेकिन एक छोटा मोटा टुच्चा सा कैंसर है, उससे इंसान मरता नहीं, है ना,
ठीक है, फिर बोलते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाता है। ट्यूमर है ना, वो मस्सा एक ट्यूमर है ना, तो क्या करते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, है ना। और ऐसे ट्यूमर्स जो एक जगह पे हो गए और आपने उनको आसानी से रिमूव कर दिया, उनको बोलते हैं बिनाइन ट्यूमर। यानी बिनाइन ट्यूमर कैसे ट्यूमर है, एक जगह पे हुए कि सर मेरे तो यहाँ पे गांठ बन गई हाथ पर, क्या हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उसको रिमूव कर दिया, बोला अब तुम्हें ट्यूमर नहीं है, अब तुम ठीक हो गए। तो कैसे ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर। उनसे नॉर्मली लोगों की मौत नहीं होती या लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है, समझ आया, है ना, जब तक वो ट्यूमर ब्रेन में ना हो। ठीक है, समझ आया, है ना। ठीक है, तो नॉर्मल वो ट्यूमर जो है छोटे मोटे होते रहते हैं। तो इंसान की नॉर्मल लाइफ में कभी कभी देखो सेल भी पागल हो जाती है, थोड़ा ज्यादा डिवाइड कर लेती है, तो ट्यूमर बन जाता है। लेकिन ये कैसा ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है। बिनाइन ट्यूमर से कोई इतना खास रिस्क नहीं है ना। दूसरा, बिनाइन ट्यूमर की खासियत क्या है, अगर यहाँ पर है तो यहीं पे रहेगा, ऐसा नहीं आज यहाँ पर और कल पूरी बॉडी में फैल जाए। वो एक जगह लोकलाइज्ड है, देखो क्या लिखा है, लोकलाइज्ड ट्यूमर है, इट रिमेन्स फिक्स्ड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, जहां पे अपनी लोकेशन पे क्या है, फिक्स है, और स्प्रेड नहीं हो रहा बाकी के बॉडी पार्ट में। ऐसा नहीं कि तुम्हें यहाँ पे गाल पे मस्सा हो गया तो तुम्हें यहाँ पे भी मस्सा हो जाएगा, बोलेगा अकेला अच्छा ही लग रहा, मैचिंग मैचिंग, है ना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, मैं तिल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मस्सों की बात कर रहा हूं। ठीक है, मस्से देखे ना जब हो जाते हैं। हाँ, सेकेंड ट्यूमर आता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स होती है वो फास्टली डिवाइड करती है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स है वो पॉलीफ्रेटिंग सेल्स हो जाती है ना। पॉलीफ्रेटिंग सेल्स का मतलब वो क्या होता है, बहुत सारी सेल्स हो जाती है जो रैपिडली डिवाइड कर रही है, और अब उन सेल्स का नाम रख दिया जाता है नियोप्लास्टिक सेल्स। क्या नाम रखा जाता है, नियोप्लास्टिक सेल्स। बोलो पता चला। हाँ, सेकंड, दीज सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली, बहुत तेज तेज डिवाइड करती है, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग। इन्वेडिंग मतलब देखो इसके ऊपर चढ़ के आ गई ना, तो उसको इन्वेडिंग बोलते हैं, दूसरे को दबा दिया, और डैमेज भी कर रहा है सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू या सेल्स को। क्लियर है, देखो नेक्स्ट पॉइंट सुनो क्या लिखा है, जो लिखा हुआ है वो मैं ऐसे समझाता हूं नॉर्मली, ये तो आपने नोट कर लिया है, देखो यहां पे समझाता हूं आपको, है ना, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो, है ना, ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये बहुत खतरनाक डेंजरस ट्यूमर होता है ना। और क्या होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो हुआ क्या, आपके पास एक सेल का मास था, ये जो सेल्स है ना ये कैंसरस सेल्स है। कौन सी सेल्स है, कैंसरस सेल्स, यानी ट्यूमर सेल्स है, ट्यूमर सेल्स है। कौन से ट्यूमर वाली है, नियोप्लास्टिक सेल्स बोल दो इनको, ट्यूमर सेल्स या फिर नियोप्लास्टिक सेल्स है ना। अब हो क्या रहा है, आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स है, मैं ब्लड वेसल्स को ब्लू से बना देता हूं, ये ब्लड वेसल्स है आपकी बॉडी में, ये ब्लड वेसल्स यहाँ पे भी जा रही होंगी, इनके अंदर भी देखो, इनके अंदर भी ब्लड वेसल्स जा रही होंगी। तो इन्होंने क्या किया ना, एक सेल आई और एक सेल ब्लड वेसल में से ट्रेवल कर करके ब्लड वेसल के अंदर से, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल से ट्रेवल करते करते एक दूसरे बॉडी के ऑर्गन के पास आ गई। एक दूसरा बॉडी का पार्ट था यहाँ पर, जहां पर आराम से, है ना, आप ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, इसको मिटाते हैं। हाँ, यहाँ पे ही आराम से अपना सेल्स क्या कर रही थी, आराम से बढ़िया से डिवाइड कर रही थी, है ना, आराम से डिवाइड कर रही थी। और ये आपका जो ब्लड वेसल्स है ये यहाँ से पास होके जा रही है, और इसको क्या कर रही है, यहाँ पे ब्लड देते जा रही है। देखो जगह जगह पे क्या कर रही है, ब्लड देते जा रही है। अब हुआ क्या, ये जो नियोप्लास्टिक सेल है ये यहाँ पर आ गई बेटा, देखो एक नियोप्लास्टिक सेल ब्लड से ट्रेवल करके यहाँ पे आ गई। जैसे ही ये यहाँ पे आई तो इसने क्या किया, फर्दर डिवाइड करना स्टार्ट किया। देखो फर्दर डिवाइड करना स्टार्ट किया, देखो डिवाइड कर रही है ना। और क्या किया, ये जो बाकी सेल्स है इनके ऊपर भी आकर क्या हो गई, देखो डोमिनेट हो गई। और देखो पहले तो बॉडी के एक पार्ट में ट्यूमर था, दिस इज द पार्ट वन ऑफ बॉडी, बॉडी का पार्ट वन ऑफ बॉडी था। लेकिन अब क्या हुआ, ये मूव करके यहां पे आ गई पार्ट टू ऑफ बॉडी, बॉडी के सेकंड पार्ट में आ गई। और बॉडी के सेकंड पार्ट में आकर के यहाँ पे भी क्या हुआ, रैपिडली ग्रोथ करने लगी। ट्यूमर सेल की एक खासियत और है, वो क्या करती है ना, जो साइड वाली सेल है उनको न्यूट्रिशन ही नहीं लेने देती, उनको भूखा मार देती है। कैसे भूखा, हाँ स्टार्विंग, सही होता भूखा मारना, है ना। तो कैसे भूखा मारेंगी, वो क्या करेंगी, अपने अंदर है ना ब्लड की वेसल, देखो यहाँ भी ब्लड की वेसल जा रही है,
लेकिन अपने अंदर क्या करेंगी, ब्लड वेसल्स को बहुत ज्यादा ग्रो कर लेंगी, अपने अंदर क्या करेंगी, ब्लड वेसल्स को बहुत ही ज्यादा ग्रो कर लेंगी, तो ज्यादातर ब्लड अपने अंदर लेती रहेंगी ताकि अपना रेगुलेशन होता रहे। अब जो दूसरी वाली सेल्स है वो बेचारी भूखी मर जाएंगी कि यार थोड़ा सा न्यूट्रिशन ब्लड से चाहिए, लेकिन हमारे पास तो ब्लड इतना आ ही नहीं रहा, सारा कौन ले जा रहा है, ट्यूमर सेल्स ले जा रही है। पता चला? तो वो कैसा ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, कैसी सेल्स है, नियोप्लास्टिक सेल्स है। दैट मींस ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। इसलिए कई बार बोलते हैं कि एक पेशेंट था कैंसर का, उसने क्या बोला, यार मेरी लंग्स में कैंसर था, है ना, बाद में पता पड़ा यार वो मेरी बोन में कैंसर है, अब तो लंग का ठीक हो गया, यार अब बोन में कैंसर हो गया। तो उस कैंसर होने का रीजन क्या है, उसका रीजन ही ये है कि जो कैंसर नियोप्लास्टिक सेल्स है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो देखो यही लिखा हुआ है, सेल्स स्लॉटेड फ्रॉम सच ट्यूमर, इस ट्यूमर की जो सेल्स है वो रीच करती है डिस्टिंक्ट साइट पर थ्रू ब्लड, है ना, वेयर एवर, जिस जगह पे दे गेट लॉज, लॉज मतलब रुकना, जहां पे जाके रुक जाती है बॉडी में, ये स्टार्ट करती है नए ट्यूमर को बनाना। और यही जो प्रॉपर्टी है, यही जो मूवमेंट है, देखो बच्चों, यही जो मूवमेंट हो रहा है इस किसका, ट्यूमर सेल्स का, इसी को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं इसको, मेटास्टेसिस। बोलो समझ आया, पक्का? क्या आप इसको नोट कर लोगे, है ना? ट्यूमर सेल लिखने के बाद इसको एक बार बना लो क्विकली, देन फिर आगे बढ़ते, करो जरा नोट। चलो देखो, अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, कॉजेज ऑफ कैंसर। कैंसर किस किस तरह से हमें कॉज हो सकता है ना, जिसमें देखो सबसे पहले एक बात याद रखो, वो एजेंट्स जो कैंसर कॉज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस का मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट। अब कैंसर जो कॉज हो रहा है वो तीन तरह के एजेंट से कॉज होता है। सबसे पहला है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट का मतलब क्या है कि आपके ऊपर कोई रेडिएशन पड़ गए, जैसे आयोनाइजिंग रेडिएशन है, एक्सरे। एक्सरे कराने जाते हो डॉक्टर क्या बोलता है, ज्यादा बार बार एक्सरे मत कराओ, एक बार करा लिया काफी है। अब तो खैर पैसे के लिए 10 बार भी करवाए थे, है ना, लेकिन वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, इसलिए डॉक्टर मना करता है कि ज्यादा एक्सरेज मत कराओ। तो एक्सरे हो गए, गामा रे हो गए, ये रेडिएशन है। क्या याद रखना है, ये आयोनाइजिंग रेडिएशन है, ये याद रखना है ना। तो कोई क्वेश्चन आता है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन से है कैंसर कॉज करने वाले, उसमें यूवी रे भी होगा। यूवी रे कैसा है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, याद रखना। तो याद रखना, आयोनाइजिंग रेडिएशन कौन है, एक्सरे और गामा रे। नॉन आयोनाइजिंग कौन से, यूवी रेज। बोलो क्लियर है। सेकंड क्या है, देखो बच्चों, केमिकल एजेंट्स, जैसे टोबैको वगैरह, है ना, कि टोबैको वगैरह लोग स्मोक कर रहे हैं, लंग कैंसर हो रहा है, इसलिए ज्यादा स्मोक नहीं करनी चाहिए, कभी कभार कर सकते हो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि दबा के स्मोक कर रहे हो, 10-10 सिगरेटें पी रहे हो दिन में, ये नहीं होना चाहिए, है ना। कहीं को होता है, कहीं को नहीं भी होता है, कोई बात नहीं, है ना। तो टोबैको से बहुत लोग रगड़ा बना के खा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, इनसे क्या होता है, कैंसर कॉज होता है। ठीक है, चलो, लेकिन थोड़ा बहुत करने से नहीं होता है ना। तो पागल भी नहीं हो रहे कि पता पड़ा कि घर पे पापा ने एक सिगरेट पी ली, पीछे पड़ गए, पापा कैंसर हो जाएगा, अभी मर जाओगे, छोड़ दो, ऐसे नहीं, है ना। एक हाथ पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पागलपन सवार हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है बेटा, अपने बायोलॉजिकल एजेंट्स। देखो बायोलॉजिकल एजेंट्स में आपके एक तो आते हैं वायरसेस जो कैंसर कॉज करते हैं। तो कुछ वायरसेस हमारी बॉडी में कैंसर भी कॉज करते हैं। कैसे कैंसर कॉज करेंगे, हमारी बॉडी की सेल के अंदर आएंगे और उसके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर देंगे। क्लियर है। सेकंड, नॉर्मल सेल्स हैव फोटो ऑन्कोजेंस या सेलुलर ऑन्कोजेंस। इसका मतलब समझो, देखो मुन्ना भाई एमबीबीएस देखिए, उसे वो लड़का देखा था, है ना, बोला मैंने तो आज तक कोई मौज मस्ती नहीं की, कभी दारू नहीं पी, कभी सिगरेट नहीं पी, कभी गुटखा नहीं खाया, कभी तंबाकू नहीं खाया, फिर मुझे कैंसर क्यों है। तो इसलिए था क्योंकि तेरी बॉडी के अंदर सेलुलर ऑन्कोजेन मैकेनिज्म था जो सबके होता है। अब किसी कारण से एक्टिवेट हो गया, तो जरूरी नहीं है कि भैया जो दारू ही पी रहे हैं, जो गुटखा ही खा रहे हैं, जो तंबाकू ही खा रहे हैं, या ये सारी चीजें कर रहे हैं, उनको ही कैंसर हो, है ना। नॉर्मल इंसान को भी कैंसर हो सकता है। तो ऐसे नहीं होगा कि हाँ किसी को कैंसर है तो तुमने बोल दिया हो दारू पीता होगा, तंबाकू
बीड़ी पीता होगा, सिगरेट पीता होगा, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल इंसान को भी कैंसर कॉज होता है, ठीक है। पता पड़ा अरे मेरी दादी को कैंसर था, बीड़ी पीती होगी छुप छुप के, है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो होता क्या है, हमारी जो सेल्स है, कुछ कुछ सेल्स के अंदर फोटो ऑन्कोजेंस या सेलुलर ऑन्कोजेंस होते हैं जो किसी वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं, किसी वजह से, किसी कंडीशन की वजह से, और जिसकी वजह से कैंसर कॉज होता है। बोलो समझ आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, कैंसर क्योरेबल है एक्सेप्ट लुकीमिया। लुकीमिया मतलब ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर क्योरेबल नहीं है, उसको छोड़ के काफी सारे कैंसर क्योरेबल है, समझ पा रहे हो। लेकिन क्योरेबल कब है, जब बहुत ही जल्दी डिटेक्ट कर लिया है। इसलिए क्या बोलते हैं, हर साल बॉडी का फुल चेकअप होना चाहिए, फुल बॉडी टेस्ट होना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं ताकि कोई भी दिक्कत है तो अर्ली टाइम से पहले डिटेक्ट हो जाए, उसको ठीक कर ले। छोटा सा कैंसर था तो वो ठीक हो जाएगा, बड़ा हो गया तो फिर नहीं होगा, फिर दिक्कत होगी। तो क्योरेबल है कब, जब अर्ली डिटेक्ट हो जाए। अब कैंसर को डिटेक्ट करने के कुछ तरीके हैं बच्चों, जैसे सबसे पहले तो ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। ब्लड और बोन मैरो का टेस्ट कराओ आप, उनका चेकअप कराओ, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर आपकी सेल काउंट बढ़ रहे हैं तो डॉक्टर को अगर पता पड़ा कि डॉक्टर ने आपका क्या किया, ब्लड टेस्ट किया, ब्लड में देखा नॉर्मल इंसान के अंदर 1 लाख सेल है, इसके अंदर 2.5 लाख पहुंच गई, भाई इसे कैंसर तो नहीं है, इतनी रैपिडली डिवाइड हो रहा है, भाई कैंसर हो सकता है, चलो चेक कराओ, है ना। सेकंड, बायोप्सी। बायोप्सी एक ऐसा मेथड होता है जिसमें जिस पार्ट में कैंसर है या चांस लग रहा है, उस वहां से एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लेते हैं, छोटा सा, बहुत हल्का सा, आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ कट हुआ है। इस तरह से उसका छोटी सी लेयर कट कर लेते हैं, उस लेयर को माइक्रोस्कोप में देखकर स्टडी किया जाता है कि अरे सेल्स की वाली सेल रैपिडली डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, और वहां से पता पड़ जाता है ना। थर्ड मेथड इज रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी में हम एक्सरे डाल के चेक कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ मेथड इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मतलब सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में क्या होता है, जो भी हमारी कैंसर सेल्स या बॉडी सेल्स है उनकी हम 3D इमेजिंग बना लेते हैं, वहां से हमें पता चल जाता है ना। नेक्स्ट क्या है, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना। अब एक बात याद रखना, एमआरआई में जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एमआरआई में जो रेजोनेटिंग रेडिएशंस निकल रहे हैं, जो रेडिएशन निकल रहे हैं वो कैसे हैं, तो कैसे, नॉन आयोनाइजिंग। बेटा याद रखना, पूछा जाएगा, ये पक्का पूछा जाता है ना। तो इट वाज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन टू डिटेक्ट द फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल चेंज इन लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको कहां से पता करते हैं, एमआरआई से पता करते हैं। बोलो पता चल गया, चलो फटाफट से इसको नोट करो, देन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और हमारा कैंसर समाप्त करो जरा। चलो देखो बेटा, आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं किसके बारे में, कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। अब कैंसर के ट्रीटमेंट्स के बहुत सारे मेथड है, जैसे छोटा मोटा ट्यूमर है तो आप सर्जरी से उसको ठीक कर सकते हो। उसके बाद दूसरा है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कैंसरस सेल्स को मारा जाता है, ठीक है ना, और इस तरह से मारा जाता है कि जो आसपास की सेल्स है ना उन पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, उसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी सबको पता है, दवाइयां यूज होती है कीमोथेरेपी में। कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे बाल झड़ रहे हैं, है ना, ये सब है ना। लास्ट है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर क्या होते हैं, कई बार कुछ ऐसे पार्टिकल्स जैसे अल्फा इंटरफेरॉन सिस्टम, है ना, तो कुछ ऐसे केमिकल्स जिसको बॉडी में डाल दिया जाता है ना, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर है। दैट मींस ये वो सब्सटेंस है जो बॉडी में जाने के बाद आपकी सेल्स को एक अलग से रिस्पॉन्स देते हैं कि जाओ अलग तरह की जो सेल्स है उनको मार के आओ, ठीक है। तो यही था आपका कैंसर, तो कर लो जरा नोट इसको, है ना।